हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशु आप सभी का स्टडी आईक्यू के शानदार प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं सब लोग साथियों? जैसे कि आपको मालूम है कि 70वीं बीपीएससी आपका एग्जाम करीब है और कुछ ही महीने में, एक महीने के अंतर्गत आपका एग्जाम आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में आपके लिए यहाँ पर इस क्लास में आज हम बिहार गवर्नमेंट की सारी महत्वपूर्ण योजनाएं आपके साथ लेकर आया हूं मैं, और इस योजनाओं में, इस स्कीम्स में सभी कुछ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ए टू जेड, बेसिक टू एडवांस, जितनी भी आपकी योजनाएं हैं वो इस सेशन में आप सबके साथ यहां पर मैं कवर कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से सारी योजनाओं को अपने सब कॉन्शियस माइंड में फीड करेंगे। यहां पर मैं आपके साथ सारी योजनाओं पर चर्चा करूंगा, पुरानी भी योजनाएं, नई भी योजनाएं, 2024 की लेटेस्ट योजनाएं जो पेपर में आने के जिनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो एक एक योजनाओं पर चर्चा करेंगे। योजना चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे ग्रामीण विकास से संबंधित हो, चाहे आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी बागवानी से संबंधित हो, हर सिंगल थिंग आपकी, या टूरिज्म से संबंधित योजना, सभी कुछ आपका इस क्लास में शामिल किया गया है। और यहां पर उम्मीद ये जताई जा सकती है साथियों कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे खासे क्वेश्चन दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलेंगे इस क्लास में, ये बात ध्यान रखें। इस सेशन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके खूब सारे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा क्लास के लिंक को अपने साथियों के पास शेयर कर दें। जो भी आपके साथी हैं सभी के पास इस क्लास के लिंक को शेयर करना ना भूलें। गुड इवनिंग भाई। क्लास को सबसे पहले जो इन 4 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है वो हैं जमीला, अभिषेक, मीनू, नीरज। इन्होंने क्लास को सबसे पहले क्या किया? ज्वाइन किया। ठीक है, तो स्टार्ट करें। एक बार सब लोग बता दीजिएगा सो दैट वी कुड स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट किया जा सके। चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं सभी एस्पिरेंट्स को जो भी 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोगों के लिए 70वीं बीपीएससी में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उन सभी के लिए एक मैंने पोस्ट शेयर करी थी अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर सकते हैं, नंबर 1, सभी क्लासेस की पीडीएफ सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए, और या फिर आप यहाँ पे लिंक है इस पर जाकर आप मेरे टेलीग्राम को एज सुन एज पॉसिबल सब्सक्राइब कर ले, सो दैट आपको सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। ठीक है भाई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप देखेंगे इस तरीके की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी कि 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं तो ये क्लासेस देखना ना भूलें। ठीक है, तो सारी क्लासेस के लिंक्स मैंने आपको इस तरीके से प्रोवाइड कर रखे हैं। कंप्लीट बिहार स्पेशल पॉलिटी आपको पढ़ा रखी है, इसको देख ले। इसके साथ साथ बिहार सेंसस पढ़ा रखा है, पिछले 10 साल के इकोनॉमिक्स के सभी क्वेश्चंस, बजट का कंप्लीट सेशन, इकोनॉमिक सर्वे, सब कुछ आपको यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं सब करवा रखी हैं। जीएस के बेस्ट क्वेश्चंस, कंप्लीट पॉलिटी क्वेश्चंस, कंप्लीट इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन। तो ये कंप्लीट आप सीरीज यहां पर इस सेशन में देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगी, ये बात ध्यान रखें। और इसी के साथ साथ आपको एक इंतलाह कर दूं, जो भी बच्चे अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्टडी आईक्यू पीसीएस पर आपका यहां पर बैच स्टार्ट हो चुका है, फाउंडेशन संकल्प बैच नंबर 5। जो भी स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं कोर्सेज में, वो डीवी सर कोड यूज करना ना भूले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको सारे कोर्सेज कवर करवाए जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखें। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता है साथियों कि ये योजनाएं जो हैं, ये जो स्कीम्स हैं, क्यों जरूरी हैं? सबसे पहली बात, क्या मतलब है साथियों योजनाओं का करना क्या है? इन योजनाओं के माध्यम से हमें क्या देखने को मिलेगा, क्यों है ये इंपॉर्टेंट? आइए इसको पहले जानने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये बताओ कि गवर्नमेंट स्कीम क्या है, आपसे अगर कोई भी पूछ रहा है कि ये बताइए सरकारी योजनाएं क्या हैं, तो क्या आंसर करोगे और इससे क्या होगा? तो देखो, गवर्नमेंट स्कीम्स बेसिकली क्या है, ये एक तरीके के इनिशिएटिव्स हैं। क्या है? इनिशिएटिव्स हैं। और ये इनिशिएटिव्स किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो ये इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाते हैं बाय किसके द्वारा? या तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या आप कह सकते हैं आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर। ये भी यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो बिहार सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका क्या उद्देश्य है। निम्नलिखित में से बिहार की सरकारी जो योजनाएं हैं उसके क्या उद्देश्य नहीं है,
यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स, इनिशिएटिव्स हैं जो लॉन्च किए जाते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और इससे क्या होगा, इससे दोस्तों यहां पर सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से राज्य के अंतर्गत व देश के अंतर्गत सोशियो इकोनॉमिक जो भी सामाजिक आर्थिक चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनसे निपटा जा सके। ठीक है, जो सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं उनसे निपटा जा सके, इसको लेकर गवर्नमेंट स्कीम आपकी लाई जाती है। दूसरा साथियों, यहां पर जो हमारे मार्जिनलाइज सोसाइटी के लोग हैं, जो हमारे मार्जिनलाइज का मतलब होता है ऐसा वर्ग जो वंचित है एक तरीके से, या हाशिए पर पड़े समुदायों की यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो मार्जिनलाइज्ड जो वर्ग है, जो मार्जिनलाइज समुदाय है, कम्युनिटीज हैं, उन सबको हम क्या करने की कोशिश करते हैं, अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, इनको बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया। देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ सके, देश में आर्थिक विकास हो सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है सभी चीजों में विकास हो सके देश या राज्य के अंतर्गत, और पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स का क्या हो सके, पूरी की पूरी इकोनॉमी आपकी, अब ये भी कह सकते हैं कि पूरे राज्य व देश का वेलफेयर हो सके। तो एक तरीके से जो स्कीम्स लाई जा रही हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये इनिशिएटिव्स हैं जो लॉन्च किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके माध्यम से सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना, हाशिए पर पड़े जो समुदाय हैं उनका उत्थान करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए जो पहल शुरू की जाती है दोस्तों, उसको ही हम सरकारी योजनाएं बोलते हैं। ठीक, जब हम इन स्कीम्स की बात करते हैं तो इसमें कई सारे सेक्टर्स आते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन सेक्टर की स्कीम्स हैं, हेल्थ केयर सेक्टर की स्कीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम्स हैं, सामाजिक आप विकास कर रहे हो, ग्रामीण विकास कर रहे हो, सामाजिक कल्याण कर रहे हो, ये सारी योजनाएं दोस्तों अलग अलग सेक्टर्स में लाई जाती हैं। और जब ये योजनाएं लाई जाएंगी तो इससे क्या होगा, इनका अल्टीमेट एम क्या है, इनका अल्टीमेट एम ये है कि भैया इनइक्वालिटी समाप्त हो सके, लोगों के बीच में जो असमानताएं हैं उसको समाप्त किया जा सके, जो देश के नागरिक हैं उनकी जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी जो जीवन की गुणवत्ता है उसको इंप्रूव किया जा सके, उसको सुधारा जा सके। तो इसको लेकर दोस्तों आपकी योजनाएं आपको देखने को मिलेंगी। आपके पेपर में क्वेश्चन मान लो कल की डेट में यहां से बन जाए कि ये बताइए कि गवर्नमेंट स्कीम्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो याद रखें, चाहे स्कीम आपकी बिहार सरकार की हो, चाहे आपकी केंद्र सरकार की योजना हो, सबके उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य है सामाजिक समावेशन, सभी को समावेशित करके चलना है। गरीबी का उन्मूलन, पॉवर्टी एलिवेशन करना है। कृषि और ग्रामीण विकास को हमें प्रोत्साहित करना है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर कार्य करना है। हेल्थ केयर और सैनिटेशन का ध्यान रखना है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है। तो इन सभी चीजों को लेकर आपकी योजनाएं लाई जाती हैं। ये योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य आपको देखने को मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, ये सारे आपके ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, अब हम बिहार सरकार की सारी योजनाएं यहां पर कवर करेंगे। लगभग 70 के करीब 70 से 80 योजनाएं मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको क्लास में दी जाएगी, लेकिन वो कौन सी स्कीम्स हैं जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन ही सकता है, उसके लिए आपको क्लास अच्छे तरीके से देखनी होगी, समझनी होगी, तभी आप यहां पर सारी योजनाओं को अच्छे तरीके से क्रियान्वित कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले यहां पर बिहार गवर्नमेंट के जो महत्वपूर्ण की प्रोग्राम्स हैं उनकी चर्चा करते हैं। कौन कौन सी बिहार सरकार की अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख योजनाएं आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली योजना है निपुण भारत निपुण बिहार प्रोग्राम। आपसे पेपर में पूछेंगे, ये बताइए निपुण बिहार प्रोग्राम किस लिए लाया गया, इसका क्या उद्देश्य है। सिंपल सी बात याद रखो, जो निपुण बिहार प्रोग्राम है इसका एक ही उद्देश्य रखा गया है। क्या है सर उद्देश्य? इसका उद्देश्य है कि 1 से 5 तक जो बच्चे हैं उनमें निर्धारित दक्षता के लिए निपुण भारत यानी कि जो निपुण बिहार कार्यक्रम है उसको शुरुआत की गई। तो निपुण बिहार प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कि फाउंडेशनल स्किल्स यहां पर क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को प्रोवाइड करवाने की बात की गई है। ठीक है, तो याद रखें यहां पर इंश्योर किया गया है कि फाउंडेशनल स्किल्स हम जो बच्चे हैं हमारे 1 से 5 तक उनके बीच में क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। अब हमारे पास की इनिशिएटिव्स में दूसरी इंपॉर्टेंट स्कीम है 7 निश्चय 2 योजना। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों 7 निश्चय 2। पेपर में यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा
और इस पेपर में प्रश्न आए उससे पहले मैं आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसको भी जरा देख लें सभी लोग। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, इसको दिमाग में चाहे तो फीड कर लो, रट लो, समझ लो। 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2, इससे एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनता है, हर साल बन रहा है। विकसित बिहार के लिए, डेवलप्ड बिहार के लिए 7 निश्चय प्रोग्राम लाए गए हैं, आप सब जानते हैं। इसमें 7 निश्चय पार्ट 1 है, 7 निश्चय पार्ट 2 है। 7 निश्चय पार्ट 1 की अगर हम बात करेंगे तो ये आप लोगों का 2015 से स्टार्ट किया गया था। बात समझ में आई भाई? 2015 से लेकर 2020 तक के लिए आपको ये फेज, पहला फेज देखने को मिला। बात समझ में आई? पहला फेज जो देखने को मिला 2015 से 2020 के बीच में 7 निश्चय फर्स्ट पार्ट आपको देखने को मिला। दूसरा पार्ट जो आपको देखने को मिला 7 निश्चय 2, वो 2020 से 2025 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और आपसे पेपर में पूछे कि पार्ट 2 को कब लॉन्च किया गया था, तो 15 दिसंबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। 15 दिसंबर 2020 में 7 निश्चय 2 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इसमें आपके 7 ऑब्जेक्टिव हैं। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, सबके बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि यहां से प्रश्न आपका बनेगा ही बनेगा, कोई इस प्रश्न को यहां पर नहीं रोक सकता। समझ रहे हैं? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, 7 निश्चय जो सेकंड प्रोग्राम है इसको कब लॉन्च किया गया, तो 15 दिसंबर सन 2020 को किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह था कि 2015-2020 के बीच में जो 7 निश्चय 1 आया था, ठीक है, इसका सफलतापूर्वक एक तरीके से संचालन हुआ। ठीक है, अब फिर भी आप लोगों के देखो हुआ क्या था कि जो मेजर गोल्स थे 2015 यानी कि पार्ट 1 के, बहुत ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आरक्षित रोजगार वाला पोर्शन, ठीक है, महिलाओं का अधिकार वाला पोर्शन, हर घर बिजली वाला पोर्शन, ठीक है, ये लक्ष्य ऑलरेडी प्राप्त किए जा चुके। ठीक है, और आपको बताना चाहूंगा जब ये लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हैं तो एक पेपर में प्रश्न आ सकता है कि जो आपके स्मार्ट प्रीपेड मीटर है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझें, जो आपके स्मार्ट प्रीपेड मीटर हैं, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, इसमें दोस्तों याद रखेंगे सभी लोग, बिहार सरकार यहां पर पहला राज्य है जिसने स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स जो है वो आपके सभी राज्य में पूरी तरीके से लागू किए हैं। बात समझ में आ रही है? तो 7 निश्चय 2 प्रोग्राम आपका 7 निश्चय 1 जब उसका पूर्ण वर्ष हो गया तो आगे चलाने थे, तो 7 निश्चय 2 के साथ हम अन्य प्रोग्राम्स लेके आए, और अन्य प्रोग्राम्स जब लेके आए तो ये हमारे सामने प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें मैंने आपको बताया कि 2 ऑब्जेक्टिव हमारे यहां पर ये वाला और ये वाला पूर्णतः अचीव कर लिए गए थे, याद रखे। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि ये 2025 तक है तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि टोटल जो इस बार का बजट है कितना प्रोविजन 7 निश्चय 2 स्कीम में दिया गया है। इस बार के वित्त वर्ष में 7 निश्चय 2 में कितना प्रोविजन, कितना प्रावधान किया गया है, तो याद रखें दोस्तों 5040 करोड़, 5040 करोड़ का प्रोविजन इस बार 7 निश्चय 2 में रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, समझ आ रही है? तो एक बार जरा जल्दी से देख लेते हैं कि बिहार सरकार 7 निश्चय 2 पार्ट में क्या क्या करने जा रही है, क्या क्या चीजें हैं, एक एक करके समझते हैं सातों के सातों। और हमारे पास, जैसे कि मैंने आपसे कहा, हमारे पास आज काफी स्कीम्स हैं, हमें अच्छे तरीके से समझनी है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम, अगर मैं आपसे बात करूं तो दोनों स्कीम्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा। सबसे पहला है दोस्तों युवा शक्ति बिहार की प्रगति। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इसमें क्या किया गया, युवा शक्ति को आप क्या करोगे, प्रमोट करोगे। फोकस किस पर होगा, युवा शक्ति के ऊपर। तो यहां पर क्या किया गया कि जितने भी ITI हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इसमें गुणवत्ता बढ़ाने की योजना पर फोकस किया गया कि इन्होंने क्या किया, हमें काम करते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करते हैं, जितने भी ITI हमें देखने को मिल रही है। बात समझ में आई? और इसी को लेकर इन्होंने क्या किया, पहले चरण में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पर क्या किए गए, बनाए गए। यहां पर जो 60 ITI सिलेक्ट किए गए थे, ठीक है, 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 31 जो आपके ITI हैं वहां पर प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया।
और इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, याद रखें। तो प्रथम चरण में सीओई बनाए गए हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 60 आईटीआई सिलेक्ट किए गए, उसमें से 31 में प्रशिक्षण सीओई के तहत क्या कर दिया गया, प्रारंभ कर दिया गया है। यह बात ध्यान रखें, बात समझ में आई। और इसके लिए सरकार ने बजट 2024-25 में इसी पर्टिकुलर चीज के लिए 366 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, 366 करोड़। तो ये याद रखें, 7 निश्चय 2 के अंतर्गत बजट एलोकेशन जो है वो भी मैं आपके साथ यहां पर रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो आईटीआई में एक तरीके से क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने की बात की गई। दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पर काम किया गया कि जितने भी राज्य के अंतर्गत जो पॉलिटेक्निक संस्थान है, ठीक है, इसकी भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने की बात की गई है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया गया कि आईआईटी पटना को यहां पर नॉलेज पार्टनर बनाया गया है इस चीज में। बात समझ में आई। तो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पर बनाए जाएंगे, उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे, जहां पर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए। और यहां पर आईआईटी पटना को एज ए नॉलेज पार्टनर यहां पर रखा गया है। यह बात ध्यान रखें, किसको, आपके आईआईटी पटना को एज ए नॉलेज पार्टनर यहां पर रखा गया है। ठीक, क्लियर है बात। और यहां पर क्या किया गया कि जो पॉलिटेक्निक संस्थान है, जो सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान है, तो उसमें जो चयनित 44 इन्होंने क्या किए हैं पॉलिटेक्निक संस्थान, इस पर्टिकुलर स्कीम के माध्यम से आपका यहां पर चयनित किए, उनको सिलेक्ट किया है। तो इसमें जो प्रथम बैच है, जो फर्स्ट बैच है, उसमें जो एडवांस कोर्स आप देख रहे हैं, एडवांस कोर्स किस चीज का है, सवाल यह आएगा। तो एडवांस कोर्स यहां पर जो लाया गया है जिससे इनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगी, तो उसकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पहले बैच की यहां पर कंप्लीट करवाई जा चुकी है 44 सिलेक्टेड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन में। और याद रखें यहां पर भी 85 करोड़ रुपए का, कितने का दोस्तों, 85 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर रखा गया है 2024-25 के लिए। ठीक, और युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए बिहार गवर्नमेंट ने बिहार मेडिकल यूनिवर्सिटी, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी सेटअप की है, जिससे युवा शक्ति उस हमारे राज्य की बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। इसी के तहत दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 7 निश्चय 2 का, एम्पावर्ड वुमेन कैपेबल वुमेन, सशक्त महिला, सक्षम महिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या किया गया है, एक स्पेशल स्कीम इंट्रोड्यूस की गई कि जिससे महिलाओं को सशक्त कैसे बनाओगे, तो महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा दिया गया, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया गया। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, महिलाओं को यहां पर इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बात समझ में आई, यानी कि अप टू 50% तक जो भी उनकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, जिसको भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम आपको इंटरेस्ट फ्री लोन यहां पर आप देख सकते हैं प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। ठीक है, बात समझ नहीं समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं। तो जो भी परियोजना लागत है उसके 50% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक ब्याज महिलाओं को मुफ्त ऋण यहां पर दिए जाएंगे। समझ रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा यहां पर एक और काम किया गया है कि जो भी आपकी बच्चियां हैं उनको यहां पर 25,000 रुपए, कितने रुपए, 25,000 रुपए फॉर इंटरमीडिएट पास और 50,000 रुपए फॉर ग्रेजुएट्स यहां पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कोई भी अगर बच्ची हायर एजुकेशन करना चाहती है तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जितनी भी बालिकाएं हैं उनको यहां पर दोस्तों 25,000 रुपए यहां पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं इंटरमीडिएट पास बच्ची को, और 50,000 फॉर ग्रेजुएट। ठीक है, ग्रेजुएट्स के लिए 25,000, इंटर पास करने पर 25, और यहां पर ग्रेजुएट्स ग्रेजुएशन करने पर 50,000 रुपए प्रोवाइड करेंगे, जिससे बच्चियां हायर एजुकेशन की ओर बढ़ सके। तो अच्छा काम है, ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेजुएट्स जो बच्चियां हैं अगर वो हायर एजुकेशन गेन करना चाहती हैं सशक्त महिला, सक्षम महिला में, तो कितने रुपए यहां पर आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो 50,000 रुपए आपको देखने को मिलेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वाटर फॉर एवरी फील्ड, हर खेत तक पानी। ठीक है, तो नीतीश कुमार जी का साफ साफ कहना है कि तीसरा स्थान इन्होंने बिहार में प्रायोरिटी में दिया है, खेती और सिंचाई को दिया है। अगले 5 सालों में इनका कहना है कि हर खेत तक हम सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराएंगे, इरिगेशन के लिए हम आने वाले जो हमारा साल है 5 साल हैं सभी खेतों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य 2025 तक नीतीश कुमार का रखा गया। नेक्स्ट इनका था क्लीन विलेजेस प्रॉस्परस विलेजेस, गांव अगर स्वच्छ होंगे तो समृद्ध गांव की बात यहां पर की गई है।
ठीक है, तो इन्होंने इस लक्ष्य के अंतर्गत आपसे पूछ सकते हैं कि क्लीन विलेज प्रॉस्परस विलेज में क्या किया गया है। तो यहां पर याद रखें सोलर स्ट्रीट लाइट्स आप लोगों की लगवाई जा रही हैं। जो सोलर स्ट्रीट लाइट्स हैं वो लगवाई जा रही हैं सभी विलेजेस में। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन है, जो ठोस आपका कचरा अलग है, लिक्विड अलग है, उसको यहां पर सेग्रीगेट करने की बात की जा रही है, समझ रहे हैं। इसके अलावा जो एनिमल और फिश रिसोर्सेज हैं, पशु और मत्स्य संसाधन है, उसको विकसित करने की बात की जा रही है। और यहां पर हाउस होल्ड टैप वाटर स्कीम को भी लाने की बात की जा रही है कि हर घर नल का पानी पहुंच सके। इस योजना को भी इस स्कीम में जारी रखा जाएगा कि अगर शहर स्वच्छ रहेंगे तो आपके यहां पर समृद्ध गांव आपको देखने को, मतलब स्वच्छ गांव समृद्ध गांव की बात यहां पर हम करेंगे। ठीक, तो इसी तरीके से इन्होंने एक और स्कीम लाई, अब शहरों की बात करी। ठीक, फिफ्थ कमिटमेंट क्या है इनका, शहरों को क्लीन रखना है और शहरों का विकास करना है। और ये 5वें नंबर पर आपको देखने को मिलेगी। इसमें क्या किया गया है दोस्तों, यहां पर शेल्टर होम्स यहां पर बनाए जाने की बात की गई है। याद रखें, जो वृद्ध हैं उनके लिए आश्रय स्थल, शहरी गरीबों के लिए, जो अर्बन पुअर हैं उनके लिए बहुमंजिले आवास के अलावा यहां पर पूरा का पूरा प्रबंधन की बात कर रहे हैं कि भाई ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का ध्यान रखा जाए, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का ध्यान रखा जाए। ठीक है, बात समझ में आई नहीं समझ में आई। विद्युत शवदाह की बात की गई है कि विद्युत शवदाह गृहों, यानी कि जो शव हैं तो उनके लिए जो इलेक्ट्रिकल, जब जैसे आप शव को मतलब आग लगती है तो इलेक्ट्रिकल वो प्रोसेस की बात कर रहे हैं। और मोक्ष धाम के निर्माण की बात यहां पर कर रहे हैं, जिससे दोस्तों शहर स्वच्छ होंगे और विकसित होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इज देयर कनेक्टिविटी। 6th फोकस है बिहार गवर्नमेंट का 7 निश्चय पार्ट 2 में कि ये कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर रहे हैं। यहां पर जो गांव हैं उनको रोड से, मेजर रोड्स या बाईपास रोड से कनेक्ट करने की बात की जा रही है। कोई फ्लाईओवर है तो पर्टिकुलर यहां पर जितने भी विलेजेस हैं उनको रोड से कनेक्ट करना, एक कनेक्टिविटी हो सके, गांव के लोग अगर कहीं जाना चाह रहे हैं तो आसानी से चले जाएं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर ऑल। 7th कमिटमेंट या सबसे लास्ट कमिटमेंट जो बिहार सरकार का 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत है कि सभी गांवों में यहां पर हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव किया जाए। जो बेसिक एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट है उसका भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, और इसके लिए इसी प्रॉमिस को निभाने के लिए ये डोर स्टेप दोस्तों क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कॉल सेंटर एंड मोबाइल ऐप के थ्रू। मैं उम्मीद करता हूं ये अच्छे तरीके से आपको सारे के सारे 7 निश्चय आपको समझ में आ गए होंगे। इसके मेन ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गए होंगे। पीपीटी पर ध्यान ना दें, मुझे सुने, जो मैं बोल रहा हूं उसका सुनने एक बार ध्यान दें। ठीक, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति कैसे होगी समझ में आ गया। इसके लिए क्या क्या आउटकम्स हैं, सशक्त महिला, हर खेत को सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। बोलो जल्दी से एक बार सभी लोग वाई लिख दें सो दैट वी कुड स्टार्ट। अब हम अगली स्कीम्स पर आएंगे, अगली स्कीम पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहां तक बात सबको क्लियर? एक बार सभी लोग वाई लिख दें। और इस क्लास के लिंक को अपने साथियों के पास शेयर करना ना भूलें। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है एक बार वाई लिख दें भाई सभी लोग। कमेंट्स आ रहे हैं आपको, नहीं आ रहे कमेंट्स? कमेंट्स आप तक पहुंच पा रहे हैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट हमारी योजनाएं। तो 7 निश्चय पढ़नी ही पढ़नी है, याद रखो। अब हम दोस्तों मत्स्य पालन के लिए बिहार सरकार की कौन कौन सी योजनाएं, अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर आए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में जो जो योजनाएं हैं सभी पर हम फोकस रखेंगे इस क्लास में। तो बहुत ध्यानपूर्वक इस क्लास को समझे। सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, यानी कि चीफ मिनिस्टर इंटीग्रेटेड चौर डेवलपमेंट स्कीम। तो देखो चौर बेसिकली क्या होते हैं दोस्तों, चौर आपके एरियाज हैं। ठीक है, चौर एरियाज होते हैं। तो इस स्कीम का उद्देश्य है, मुख्यमंत्री इंटीग्रेटेड चौर डेवलपमेंट स्कीम का उद्देश्य है कि जितने भी राज्य के अंतर्गत चौर एरियाज हैं उन सभी का उसको सबको विकसित करना है। ठीक है, सभी चौर एरियाज को राज्य के क्या करना है दोस्तों, विकसित करना है स्टेट के अंतर्गत। और यहां पर जो जब आप इनको चौर जो क्षेत्र है उनको विकसित करोगे तो किस लिए विकसित करना है,
तो यहां पर यह बोला गया है कि जो मछली आधारित समेकित जल कृषि प्रणाली है उसमें विकसित करना है। चौर क्षेत्र को फिश बेस्ड इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर जो सिस्टम है उसमें हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, चौर क्षेत्र का डेवलपमेंट करना, जिससे क्या होगा, फिशरी सेक्टर आपका डेवलप होगा। इस स्कीम के लिए जो टारगेट रखा गया है वो कितना रखा गया है, 506.705 मिलियन आपका टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो यहां पर नई अपॉर्चुनिटीज आपकी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, नए अवसर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे फिश फार्मर्स को, जिससे उनकी इनकम को इंक्रीमेंट मिले और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यहां पर दोस्तों याद रखिएगा आपके क्रिएट हो सके। तो चौर की बात कर रहे हैं, चौरताल, ये बात ध्यान रखें। ठीक है भाई, बात सबको समझ आ रही, नहीं समझ में आ रही, क्लियर है नहीं क्लियर है? अरे बोल दो भाई जल्दी से, सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है जी, क्लियर। और एक चीज याद रखें, 2022-23 में इसी चौर डेवलपमेंट स्कीम में 346.41 हेक्टेयर चौर एरियाज को डेवलप किया जा चुका है, जिसमें लागत आई थी 87 मिलियन के आसपास। तो 2022-23 में कितने हेक्टेयर चौर एरियाज का डेवलप हो चुका है, 346.41 हेक्टेयर का डेवलपमेंट आपका हो चुका है। अगली स्कीम हमारी आती है, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, जो बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई थी फिशरीज को लेकर, फिश मार्केटिंग स्कीम, मत्स्य विपणन किट योजना। इस योजना में क्या किया जा रहा है कि यहां पर 9747 फिश मार्केटिंग किट्स, ठीक है, जो फिश मार्केटिंग किट्स होती हैं, मछली विपणन किट्स हैं, वो ग्रामीण, रूरल और अर्बन जो फिश वेंडर्स हैं उनके बीच में यहां पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, इसमें जो टारगेट सेट किया गया है वो 140.752 मिलियन का टारगेट सेट किया गया है। ठीक है, तो 2022-23 में इस टारगेट के साथ, लगभग 140 मिलियन के टारगेट के साथ 9747 फिश मार्केटिंग किट्स प्रोवाइड करवाने की बात की गई है। कितनी, 9747। ठीक है, और इसमें जो मैक्सिमम अप्रूव्ड प्राइस है, जो किट्स के प्राइस हैं, तो अगर कोई शहरी वेंडर खरीदना चाहता है इस किट को तो 25,000, और रूरल वेंडर्स के लिए 19,000 रुपए की किट आपको यहां पर देखने को मिलेगी। बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तीसरी स्कीम आपकी आती है रिजर्वायर फिशरीज डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि जो जलाशय हैं, रिजर्वायर्स हैं, वहां पर हम मत्स्य विकास योजना की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो एक बिहार राज्य की रिजर्वायर, जो आपकी रिजर्वायर है, जलाशय है, उसकी फिशरीज पॉलिसी है, और वो फिशरीज पॉलिसी ये कहती है कि हम फिश प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करना चाहते हैं, और इनका कहना है कि हम लगभग 4.92 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर ईयर। तो आपसे पूछ रहे रिजर्वायर फिशरीज डेवलपमेंट स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बड़ा सिंपल है, फिश प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, सिंपल सी बात है। और आपसे पूछ ले कि कितनी आप चाहते हो, कितना मतलब एवरेज एनुअल आपको देखने को मिलती है, तो याद रखें अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो 4.92 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर ईयर की बात हम करेंगे। ये जो पॉलिसी थी दोस्तों आप लोगों की, ये नवंबर 2022 में अप्रूव की गई थी। ठीक है, और ये 2023-24 में भी कंटिन्यू की गई थी, तब इसका टारगेट रखा गया था 29 मिलियन। ये बात ध्यान रखें। तो मेन गोल इसका क्या है, फिश प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, बट कैसे? तो इसका सिंपल तात्पर्य है कि जितने भी रिजर्वायर्स हैं, जलाशय हैं, उनमें मत्स्य पालन को विकसित करना होगा, है ना। फिश फ्राई को शामिल करो और यहां पर जल निकायों में पिंजरे लगाओ। तो इसको लेकर साथियों फिश प्रोडक्शन का इंप्रूवमेंट हो, इसको लेकर ये आपकी पॉलिसी लाई गई थी। इसी तरीके से दोस्तों हमारे यहां पर बिहार में एनिमल हस्बेंड्री को लेकर, क्योंकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान दे रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं हमें देखने को मिली, तो बिहार सरकार की एक सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम आपको देखने को मिलेगी, एनिमल शेड योजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, जहां मैं इंपॉर्टेंट बोलूं उसको प्लीज नोट कर लें, इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो बिहार गवर्नमेंट ने दोस्तों इंप्लीमेंट की है यहां पर इस स्कीम को। ठीक है, अब खेल क्या है जरा ध्यान से समझो। जो बिहार राज्य में जितने भी पशुपालक हैं, ठीक है, उनके हित के लिए, जितने भी पशुपालक हैं आप लोगों के, उन सभी के हित के लिए आपकी पशु शेड योजना बिहार को लागू किया गया। अब इसमें वही पशुपालक आवेदन करेंगे जिनके पास अपने पशुओं को रखने के लिए उचित जगह या देखभाल के लिए जरूरी सामान नहीं है। अब कई सारे ऐसे पशुपालक हैं जिनके पास ना सामान, मतलब रखने की जगह है, ना उनके पास उचित सामान है। ठीक है, तो यहां पर पशुपालक जो होंगे वो अपने इस एनिमल शेड योजना के तहत पशुओं का रखरखाव कर सकते हैं। उनके लिए आवश्यक शेड बनाए जाएंगे
और यहां पर सरकार आर्थिक सहायता सरकार प्रदान करेगी। तो मिनिमम असिस्टेंस यहां पर 75,000 रुपए और मैक्सिमम असिस्टेंस यहां पर 1,60,000 रुपए एनिमल शेड स्कीम के तहत यहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, याद रखें। तो मिनिमम असिस्टेंस 75,000, मैक्सिमम असिस्टेंस यहां पर 1,60,000 रुपए एनिमल शेड स्कीम के तहत आपको देखने को मिलेगा। अगली योजना हमारी आती है दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। बिहार राज्य में डेयरी विकास योजना लाई गई और इसका सिंपल उद्देश्य यह है कि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, जो डेयरी एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको यहां पर लोन दिए जाएंगे, अनुदान दिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है ना। तो इसमें आपसे पूछ ले कि इस योजना में कितने गांव कवर किए गए थे डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तहत। तो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तहत जो दुग्ध सहकारी समिति है उसके तहत 7,000 विलेज यहां पर कवर किए गए थे और इसमें यह फोकस किया गया था, ध्यान रखे काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, 40% फोकस्ड ऑन वुमेन कोऑपरेटिव्स। यहां पर ज्यादा फोकस किया गया था कि 40% महिलाएं सहकारी दुग्ध समितियों का गठन किया जाए। ठीक है, और इसमें 2023-24 में अगर आप देखेंगे तो कितने रुपए का प्रावधान किया गया था, तो 113.60 करोड़। तो एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव डेयरी डेवलपमेंट स्कीम का उद्देश्य क्या है कि जो डेयरी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको अपलिफ्ट करने की बात इस स्कीम के माध्यम से की जा रही है। ठीक, क्लियर बात, बोलो जल्दी से। अब बात करते हैं अगली स्कीम की। अगली स्कीम है हमारी बिहार डेयरी फार्म स्कीम 2023। बिहार डेयरी फार्म स्कीम बड़ा सिंपल है। अगर कोई डेयरी फार्म खोलना चाहता है, अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो 50%, अगर वो आरक्षित वर्ग से आता है तो 75% आपको सब्सिडी यहां पर बिहार सरकार प्रोवाइड करेगी इफ यू वांट टू ओपन डेयरी फार्म। ठीक है, डेयरी फार्म आप खोलना चाहते हैं तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी। याद रखें 50% जनरल कैटेगरीज के लिए, 75% आपकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए। नेक्स्ट स्कीम है बिहार में कृषि विकास को लेकर कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अगेन जो मैं आपसे बोलूं इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, तो वो इंपॉर्टेंट है तो है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर स्कीम्स इन बिहार। तो यहां पर बात करते हैं 4th एग्रीकल्चर रोड मैप। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 4th एग्रीकल्चर जो रोड मैप है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1 अप्रैल 2023 को चर्चा में आया और ये कब तक चलेगा, 31 मार्च 2028 तक चलेगा। यानी कि वर्ष 2023 से लेकर 2028 के बीच में आप लोगों को बिहार का एग्रीकल्चर रोड मैप देखने को मिल रहा है। जहां पे मैं जो स्कीम आपको बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, वहां पर आपको डेटा याद रखना है। जहां मैं नहीं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, वहां पे सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ के निकल जाओ। जहां मैं बोल रहा हूं कि स्कीम इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब जैसे मैंने इसको इंपॉर्टेंट बोला तो यहां पर जितने भी डेटा है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इस रोड मैप में जो एग्रीकल्चर रोड मैप बनाया गया है दोस्तों, इस रोड मैप में ये बोला गया था कि जो बिहार गवर्नमेंट है, जो आपकी बिहार गवर्नमेंट है, वो कितना स्पेंड करेगी, कोई बताएगा। यहां पर बोला गया कि जो बिहार गवर्नमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 1.62 लाख का इन्वेस्टमेंट यहां पर देखने को मिला। कितना, करोड़। बिहार गवर्नमेंट एग्रीकल्चर रोड मैप में 1.62 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी, मतलब खर्चा करेगी, बात यह है। ठीक, इसमें कहा गया कि जो एग्रीकल्चर सेंसस हैं, जो कृषि जनगणना है, वो हर 5 साल में आपकी होगी। एग्रीकल्चर सेंसस, कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। ठीक, और अगर आपसे पूछें कि 4th एग्रीकल्चर जो रोड मैप बनाया गया बिहार सरकार 2023 का, इसका मेन पर्पस क्या है, तो याद रखें इसका मेन पर्पस था कि यहां पर बहुत ध्यान से समझें, जो आपके मोटे अनाज हैं, कोर्स ग्रेन्स होते हैं, मोटे अनाज समझते हैं सब लोग, जो आपके मोटे अनाज हैं, कोर्स ग्रेन्स। ठीक, जो आपके कोर्स ग्रेन्स हैं, मोटे अनाज हैं। इसके अलावा जो आपकी पल्सेस हैं, पल्सेस टॉफी नहीं, पल्सेस यहां पर दलहन की बात हम कर रहे हैं, और जो आपके ऑयल सीड्स हैं, बहुत ध्यान से समझो। तो एक तो हो गया आपका तिलहन, एक आपका हो गया दलहन, और एक आपके हो गए मोटे अनाज। ठीक, तो इन तीनों का यहां पर प्रोडक्टिविटी पर बढ़ाने को बताया गया है कि हम क्या करें, इन तीनों की उत्पादकता को बढ़ाया जाए। ठीक, तो 4th एग्रीकल्चर रोड मैप का टाइम पीरियड पता लग गया।
कितना खर्चा कर रही है सरकार, एग्रीकल्चर सेंसस 5 साल में होगा, और मेन 3 चीज दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की क्या करी जाए दोस्तों, याद रखें, क्या की जाए, अरे बोलो, यहां पर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब यहां पर क्या किया गया, जो 4th एग्रीकल्चर रोड मैप था, इसके तहत यहां पर क्या किया गया है, याद रखें, 4th एग्रीकल्चर रोड मैप के तहत 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए। कितने? 5 उत्कृष्टता केंद्र, जहां पर उत्कृष्टता, एक्सीलेंस चीजें देखने को मिलेंगी। क्या बनाए गए, तो एक बनाया गया कोर्स ग्रेन कल्टीवेशन के लिए। ठीक, तो बिहार के जितने भी कम बारिश वाले क्षेत्र हैं उनमें मोटे अनाज की खेती के लिए को बढ़ावा देने की बात की गई। तो इसके लिए क्या किया गया, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया गया में। कहां पर? गया में। ठीक है, अरे बोलो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स कहां बनाया गया? गया में। और यहां पे एक सेंटर फॉर मखाना, दरभंगा में मखाना का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात की गई थी। तो 2 याद रखें, दरभंगा का सेंटर फॉर मतलब मखाने में, ये आपका सेंटर फॉर मखाना इन दरभंगा में, और मिलेट्स का गया में बनाने की बात की गई थी। ठीक, इसके अलावा पान जो है उसका बनाने की बात की गई है। कहां पर? याद रखें, एक जगह पड़ती है आपकी वैशाली में, राघोपुर। तो राघोपुर में, याद रखें, राघोपुर में, यहां पर राघोपुर में स्टैब्लिश किया गया वैशाली में आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। किसके लिए? पान का सेंटर। अगर बात करें आपसे शहद के लिए, तो शहद के लिए यह बनाया गया था बांका में। ठीक है, दरभंगा में मखाना और किशनगंज में आपकी चाय। ठीक है, याद रखो, किशनगंज चाय के लिए हनी बांका और मखाना दरभंगा। पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कीम से क्वेश्चन पूछ लेगा तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। बात समझ में आई। और इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के कंस्ट्रक्शन के लिए गया डिस्ट्रिक्ट में जो जगह पड़ती है आप लोगों की, द रीजन नेम इज बेसिकली टनकुपा। यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए 52 एकड़ ऑफ लैंड को हम यहां पर क्या किया गया था दोस्तों, चिन्हित किया गया था। ठीक, बात समझ में आई। और एक डेटा मैं आपको और बता रहा हूं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको कॉपी पर। द डेटा इज दिस, बिहार का पहला जो मिलेट कम्युनिटी सेंटर है, मिलेट कम्युनिटी सेंटर, मिलेट समझते हैं ना, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, ये आपका मिलेट हाउस के नाम से जाना जाता है। ये किस कम्युनिटी के द्वारा डेवलप किया गया है, तो याद रखें, ये सहोदय समुदाय द्वारा शुरू किया गया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? गया डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? बाराचट्टी में। तो यहां पर गया जिले के बाराचट्टी में सहोदय समुदाय द्वारा बिहार का पहला मिलेट यानी मोटे अनाज का सामुदायिक केंद्र आपको देखने को मिलेगा। यह बात प्लीज ध्यान रखें। ठीक, अब जो ये बिहार के हम एग्रीकल्चर रोड मैप की बात कर रहे हैं, जो वैसे 4th एग्रीकल्चर रोड मैप आपने देखा, क्या इससे पहले भी बिहार में रोड मैप बने हैं? यस दोस्तों, याद रखें, बिहार के अंतर्गत कृषि में क्रांति लाने के लिए पहला रोड मैप तैयार किया गया था वर्ष 2008 में। अभी कौन सा चल रहा है? 4th नंबर का आपको देखने को मिल रहा है। बात समझ में नहीं समझ में आई? अरे बोलो, क्लियर है बात? ध्यान रखें, पहला कब किया गया? 2008 में। 4th आपका अभी चल रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, या नोट कर लेना, ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम, जैविक कॉरिडोर योजना। तो पहला कब आया, सब पता लग गया। इसी तरीके से दोस्तों तीसरा एग्रीकल्चर रोड मैप आया था 2017-22 में। ठीक, बिहार राज्य के एग्रीकल्चर रोड मैप क्यों आए? कि जिससे बिहार राज्य में कृषि क्षेत्र में रिवॉल्यूशन हो सके, क्रांति हो सके। यहां पर अगर हम बात करते हैं 3rd एग्रीकल्चर रोड मैप की, तो इसमें ऑर्गेनिक कॉरिडोर का मतलब है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। जो जैविक खेती है उसको प्रमोट करने के लिए, उस पर स्पेशल फोकस रखने के लिए ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम आपकी लाई गई थी। ठीक, 2019-22 में ये पूछ ले आपसे कि भैया जो ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम थी ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट की गई थी गंगा रिवर के अलोंग? तो याद रखें 13 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट की गई थी। बात समझ में आई? अभी क्या हुआ, इसका एक डेटा और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसका डेटा पढ़ना पड़ेगा आपको। 2023-24 में बिहार जो बजट आया उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग 92,000 एकड़ पर आपको देखने को मिली और 13,000 एकड़ पर ड्रिप इरिगेशन आपको देखने को मिल रहा है। यह बात ध्यान रखें। ठीक,
समझ रहे हैं सब लोग? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट आपकी स्कीम जल जीवन हरियाली कैंपेन, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है अभी बीपीएससी एग्जाम्स में। 2019 में यह स्कीम लॉन्च की गई थी और इसका फोकस था क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर का, यानी कि जो जलवायु अनुकूल कृषि होती है, जलवायु के अनुकूल होने वाली कृषि, उस पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई थी। बात समझ में आई? तो इसको शुरुआती दौर पर 8 जिलों में, 8 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका लाया गया और जिसका बजट रखा गया था 60 करोड़ रुपए फॉर 5 इयर्स के लिए। तो 2019 में जल जीवन हरियाली कैंपेन आपकी लाई गई क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। ठीक, एक स्कीम आप लोगों की बिहार सरकार को नहीं, केंद्रीय स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। आप सबको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो 6000 रुपए यहां पर एनुअली सभी फार्मर्स को प्रोवाइड करेगी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 6000 रुपए यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली आती है बिहार क्रॉप असिस्टेंट स्कीम, बिहार राज्य फसल सहायता योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, कोई भी किसान, अगर मान लीजिए कोई भी किसान, जैसे नाम से समझ में आ रहा है बिहार राज्य फसल सहायता योजना, कोई भी किसान बाढ़ आई, सूखा आया, कोई भी प्राकृतिक आपदा आई, उससे कोई प्रभावित हुआ तो यह किसान भाइयों को सहायता प्रदान करेगी। 2018 में इस स्कीम को शुरुआत की गई थी, याद रखें। ठीक है, और मुआवजा यहां पर 7500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर हुआ करता था, जो सिर्फ 2 हेक्टेयर तक को कवर करता था। तो बिहार सरकार में दोस्तों यहां पर क्रॉप असिस्टेंट स्कीम भी आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हुए वेदर बिहार मोबाइल ऐप इंपॉर्टेंट है, स्कीम को लॉन्च किया गया है मई 2023 में और ये गांव के स्तर पर, विलेज लेवल पर जो हमारे किसान भाई हैं उनको एक्यूरेट वेदर इंफॉर्मेशन देता है भाई, जिससे कोई भी अगर क्लैमिटी वगैरह आ रही है तो उससे वो क्या कर सके? बच सके। ठीक, बोलो जल्दी से, क्लियर है? जल्दी से बोलिए। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि खरीफ महाभियान, भाई 3 तरीके की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो जो खरीफ महाभियान है इसमें ये बोला गया है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनके बीच में जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा खरीफ महाभियान की शुरुआत की गई थी। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? ठीक है, खरीफ महाभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आपको मैंने यहां पर बता दिया किसके द्वारा की गई। एक योजना है कृषि यंत्रीकरण योजना। दोस्तों बिहार सरकार क्या कर रही है, जो किसान भाई हैं अगर वो कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट चाहते हैं, कोई भी उन्हें कृषि यंत्र चाहिए कोई भी, तो सरकार किसानों को क्या कर रही है? सब्सिडी दे रही। तो किसानों को जो अलग अलग कृषि यंत्रों पर अलग अलग सब्सिडी का लाभ यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की स्कीम्स हो गई दोस्तों। इसी तरीके से बिहार गवर्नमेंट की बागवानी की कुछ पहले हैं, उसको भी देख लेते हैं। बागवानी अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला मिशन इसमें आता है इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जो ये एकीकृत बागवानी विकास मिशन है दोस्तों, इसको 23 जिलों में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है और बाकी के 15 जिलों में इसका क्रियान्वयन आपको देखने को मिलेगा। और इसका उद्देश्य है कि एक तरीके से हॉर्टिकल्चर का, बागवानी का पूर्णतः क्या करना? विकास करना। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपकी यहां पर क्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें इंपॉर्टेंटली सब्जियां हैं, चाय है, मखाना, ये आपकी इंपॉर्टेंट रोल में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और इसी को लेकर एक स्कीम बागवानी को लेकर है टी डेवलपमेंट स्कीम। टी कल्टीवेशन की अगर हम बात करेंगे और खासकर यहां पे अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछे पेपर में तो नोट करना, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट की यहां पर बात कर रहे हैं। तो यहां पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। अगर समवन चाय के इसके बागान है उसका विस्तार करना चाहता है तो उसको लेकर 50% सब्सिडी टी डेवलपमेंट स्कीम के तहत बिहार सरकार क्या कर रही है? प्रोवाइड कर रही है। ठीक, इसी तरीके से बागवानी को लेकर एक स्कीम बहुत प्रचलित है, मखाना डेवलपमेंट योजना। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सी योजना आपकी बागवानी से संबंधित नहीं है, इसमें से कौन सी योजना पर्टिकुलरली सेक्टर से संबंधित नहीं है, तब भी आप आंसर कर दें। जैसे कि आपको पता है देश के मखाने का लगभग 90% बिहार आपका प्रोड्यूस करता है।
तो इस प्रोग्राम को, मखाना डेवलपमेंट प्रोग्राम को एक्सपेंड किया गया था 11 डिस्ट्रिक्ट्स में, और मखाना फार्मिंग को यहां पर बढ़ाए जाने की बात की गई थी। 13,000 हेक्टेयर 2012-13 में था, 2021-22 में 35,000 हेक्टेयर के करीब आपको देखने को मिला। इसमें क्या किया गया था? मखाना डेवलपमेंट प्रोग्राम में 75% सब्सिडी यहां पर सरकार प्रोवाइड करने की बात की गई थी, कि अगर बीज का जो वितरण है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए 75% सब्सिडी यहां पर प्रोवाइड करवाने की बात की गई। इसी तरीके से एक है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम, फसल विविधीकरण योजना। फसल विविधीकरण का मतलब है कि आप एक जैसी फसलें उगा रहे हो, मान लो सीजन नहीं है, फिर नहीं हो रही, तो फसल विविधीकरण का मतलब है कि एक ही खेत के अंदर आप अलग अलग तरीके की फसलें उगाने की बात कर रहे हो। तो यहां पर जितनी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं आप लोगों की, ठीक है, आंवला है, बेल है, कटहल है, इमली जैसी जो बागबानी फसलें हैं, तो सरकार कहती है कि आप 50% सब्सिडी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हम आपको 50% सब्सिडी आपको प्रोवाइड करेंगे, और आपको हम माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। बस आप प्रोडक्शन करो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में कितने परसेंट सब्सिडी की बात की गई है? 50% सब्सिडी देने की बात की गई थी। किस किस के लिए? तो यहां पर याद रखें, आंवला, बेल, जैक फ्रूट और यहां पर इमली के लिए। नेक्स्ट है आपका हनी प्रोडक्शन। हनी प्रोडक्शन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए सरकार ने जो बी कीपिंग बॉक्सेस हैं उस पर कितनी सब्सिडी देने की बात करी, यही क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो याद रखें 75% सब्सिडी आपकी यहां पर प्रोवाइड की गई जनरल, और अगर कोई SC ST का यहां पर प्रोडक्शन करता है तो 90% सब्सिडी सरकार यहां पर आपको देने की कोशिश करेगी। है बढ़िया चीज, हनी प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहे हैं। और सरकार बागवानी फसलों में और क्या बढ़ा रही थी? तो सरकार मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम की खेती को प्रोत्साहन कर रही थी। बिहार मशरूम के प्रोडक्शन में दोस्तों बहुत अग्रणी है ना, और यहां पर 29,000 मीट्रिक टन से ज्यादा मशरूम का उत्पादन होता है। तो मशरूम जो किट है जिससे मशरूम प्रोडक्शन में हेल्प मिलेगी, तो वहां पर 90% सब्सिडी यहां पर प्रदान की जा रही है। और जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है या मुख्यमंत्री का जो बागवानी मिशन है उसके तहत तो सब्सिडी और प्रोवाइड करवाई जाएगी ही जाएगी, बाकी आपको ये भी सब्सिडी देखने को मिल रही है। दोस्तों इसमें जितनी भी स्कीम्स मैंने पढ़ाई हैं अब तक, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और इसमें अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम की बात करूं पूरे एग्रीकल्चर में, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जो है वो अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट, तो एक तो आपकी जल जीवन हरियाली कैंपेन है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, एक आपकी ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम है, और बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है, इसको अच्छे तरीके से एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? एनिमल शेड स्कीम, एनिमल हस्बेंड्री के लिए पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं सारी, जो वैसे आप सारी इंपॉर्टेंट हैं, मैं तो कहूंगा सभी पढ़ के जाओ बेसिक बेसिक, क्योंकि मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है इस पर्टिकुलर सेशन में। लेकिन फिर भी कोई स्कीम आपकी बच जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो अब हम दोस्तों मूव करते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला एग्रीकल्चर हो गया। बिहार का एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो भी स्कीम्स चल रही हैं, मेजर स्कीम्स, वो मैंने सब आपको बिहार सरकार की बता दी है, समझ लो। अब हम बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स की जो लीड करेंगी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस को। क्या बता सकते हैं कौन कौन सी स्कीम बिहार सरकार की इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस को कवर करती हैं, बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंडस्ट्रीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम पर हम फोकस करेंगे, दैट इज, बहुत ध्यान से समझेंगे, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 का उद्देश्य क्या है। तो सिंपल सी बात है भैया, बिहार का जो युवा है उसको एनकरेज कर रहे हैं कि भैया आप उद्योग और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ो, आप उद्योग इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में आगे बढ़ो। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझे स्टार्टअप पॉलिसी का। इसका कॉन्सेप्ट, इसका उद्देश्य यह है कि हम बिहार को मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। हम चाहते हैं कि हमारा जो लोकल यूथ है, ठीक है, उसको हम एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कर सकें, स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो उसको लेकर यहां पर बिहार, आप लोगों का याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो
एम क्या है, बिहार को हमें मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाना है स्टार्टअप्स के लिए। तो इसके लिए दोस्तों स्टार्टअप पॉलिसी आपकी लाई गई। यहां पर क्या किया गया था मैं आपको बताना चाहता हूं। स्टार्टअप पॉलिसी 2000 अगर हम 22 की बात करेंगे तो इसमें 10 लाख रुपए की सीड फंडिंग, 10 लाख रुपए की सीड फंडिंग प्रोवाइड करने की बात की गई थी 10 साल के लिए 0% इंटरेस्ट पे। आपसे पूछ ले बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में कितने रुपए की सीड फंडिंग प्रोवाइड करने की बात की गई, कितने साल के लिए और कितने इंटरेस्ट पर। तो 0% इंटरेस्ट पर 10 लाख की सीड फंडिंग 10 साल के लिए बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के अंतर्गत प्रोवाइड करने की बात की गई है। बात समझ में नहीं समझ में आई? बोलो जल्दी से बोलिए। हाँ जी, बिहार सरकार का साफ साफ फोकस है कि भैया जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, जो उद्यमी है, उनके लिए बिहार सरकार बहुत काम कर रही है। स्टार्टिंग में आपको मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी अगर आप देखें स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए, ये वर्ष 2016 में आपको दिखाई दी थी। ठीक है, और इसी को आगे कंटिन्यू करते करते आप देख सकते हैं बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 तक आज हम पहुंच गए। बात समझ में आई जी? 2016 में अमेंड किया गया, फिर 2017 में पॉलिसी आई, फिर 2022 की आप मतलब एक तरीके से आप देख रहे हो कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी बिहार स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए कंटिन्यूअस यहां पर प्रयास कर रहा है, याद रखें। ठीक, इसी तरीके से एक स्टार्टअप पॉलिसी 2017 वाली भी बड़ी फेमस है। 2017 वाली जो आपकी पॉलिसी थी बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, सेम चीज है कि भाई इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा दें। तो जितने भी स्टार्टअप पॉलिसीज हैं इसका उद्देश्य यह है कि बिहार राज्य में उद्योगों को और स्वरोजगार को प्रमोट करना है। बस इतनी बात याद रखो। रहेंगी याद बात आप लोगों को? जी जल्दी से बोलिए, याद रहेंगी? सिर्फ आप किसको प्रमोट कर रहे हो? याद रखें, स्वरोजगार और उद्योगों को प्रमोट करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी आप लोगों की लाई गई। अब आती है एक बियाडा लैंड एलोकेशन पॉलिसी 2022, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। ये बियाडा का मतलब क्या होता है? तो बियाडा का मतलब होता है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया, बिहार औद्योगिक क्षेत्र डेवलपमेंट अथॉरिटी, विकास प्राधिकरण। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझो। जो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है दोस्तों, याद रखें, ये आप लोगों की स्टैब्लिश की गई थी। इसको स्टैब्लिश क्यों किया गया था, इसके पीछे की बात याद रखो। इसको स्टैब्लिश किया गया था एक बिहार की, बहुत ढंग से समझो जो मैं बताना चाह रहा हूं, वरना पॉइंट्स मिस कर दोगे आप। बिहार राज्य, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन कारण था, क्या कारण था? याद रखें, बिहार में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। समझ रहे हैं? बिहार में औद्योगिक निवेश नीति और इन्वेस्टमेंट को संवर्धन करने वाली नीति 2016। इस नीति को प्रमोट करने के लिए कि बिहार में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आते रहें, बिहार में औद्योगिक निवेश आते रहें, इसको प्रमोट करने के लिए 2016 की नीति है ये लाई गई थी बिहार सरकार के द्वारा कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा मिले। तो इसके लिए यहां पर बियाडा का गठन किया गया था। ठीक, अब बियाडा क्या करती है? बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम क्या है कि ये इंडस्ट्रीज को लैंड एलोकेट करती है, भूमि दे रही है, एक टाइम बाउंड मैनर में उनसे कह रही है कि आपको हम ये लैंड दे रहे हैं, आप अपनी इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट यहां पर कर लीजिएगा। और यहां पर पूरा का पूरा सिंगल विंडो सिस्टम यहां पर क्रिएट किया गया है इस एलोकेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए। ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम की इंडस्ट्रीज के लिए क्या मिल सके, आप प्रॉपर तरीके से भूमि मिल सके। अब जो बियाडा है, इसकी जो मैं बात कर रहा हूं, इसके 4 रीजनल ऑफिसेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, 4 रीजनल ऑफिसेस और इंडस्ट्रियल एरियाज इसके हैं। तो इसमें एक है आपका पटना, एक है आपका भागलपुर, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। तो ये आप लोगों के 4 इसके क्या हैं, रीजनल ऑफिसेस आपको देखने को मिलेंगे। और ये पॉलिसी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बियाडा लैंड एलोकेशन पॉलिसी काफी महत्वपूर्ण है,
याद रखें। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली पॉलिसीज के ऊपर, डेट इज मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। नाम से ही समझ में आ रहा है, और अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, लेटेस्ट स्कीम से याद रखें। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, दैट इज महिला उद्यमी, महिला एंटरप्रेन्योर। तो यहां पे इस स्कीम में 2023-24 में याद रखें 250 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रोविजन ऐड किया गया है। यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, 10 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करती है, और वो भी 50% सब्सिडी पर। अगर कोई महिला उद्यमी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, ठीक है, कोई भी, अगर आप लोगों की कोई भी कंपनी अपना मतलब कोई भी महिला एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो उसको 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा, 50% सब्सिडी, यानी कि उसको 5 लाख रुपए पे करने हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट सिर्फ। ठीक है, 5 लाख रुपए विल हैव टू पे, बाकी 5 लाख रुपए सरकार दे ही रही है। ठीक है, बात समझ आई? वेरी गुड। तो ये है आपकी नेक्स्ट योजना है इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2016 इन बिहार। देखो इंडस्ट्रियल, आपसे पूछ ले इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2016 के तहत कितनी इकाइयां बिहार में कार्य कर रही हैं, तो याद रखो 398 यूनिट्स एट प्रेजेंट वर्किंग हैं बिहार में इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी के तहत। ठीक है, और यहां पर ये जो प्रोडक्टिव यूनिट लगाई गई हैं, ये जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन किया जा रहा है 2016 में, ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो दोस्तों ये बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर याद रखें, आपसे पूछ ले, मान लो कि विगत 6 वर्षों में कितने रुपए का अनुदान राज्य सरकारों ने बिहार निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत प्रोवाइड किया है, तो याद रखो ये प्रोवाइड किया गया है 3.39 यहां पर दोस्तों हजार करोड़ का निवेश किया गया है। बात समझ में नहीं समझ में आई? एक और यहां पर डेटा आपके सामने आ सकता है, आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 के तहत राज्य सरकार ने कितने रुपए रिसीव किए हैं एज एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, तो याद रखो 60.86 हजार करोड़ लास्ट 6 ईयर में आपको देखने को मिलेंगे। है बढ़िया बात। अब इसी तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करती हुई एक और स्कीम है, डेट इज स्पेशल इंसेंटिव्स विद प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है? प्लग का मतलब प्लग लगाओ और प्ले कर दो, मतलब इसका मतलब यह है दोस्तों आपको सब कुछ बना बनाया मिलेगा। राज्य में 2.4 मिलियन स्क्वायर फीट इंडस्ट्रियल सेट्स यहां पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं रेडी टू मूव, समझ में आई, जिसमें सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज हैं वो आपको मिलेंगी। और ये राज्य के अंतर्गत जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो प्लग एंड प्ले की अगर हम बात करते हैं तो ये अभी बिहार राज्य के 9 जिलों में आपकी सिचुएटेड है। पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, वेस्ट चंपारण, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा और नालंदा। बात समझ में आई? तो ये आपका प्लग एंड प्ले के साथ विशेष प्रोत्साहन योजना, आप लोगों को स्पेशल इंसेंटिव्स विद प्लग एंड प्ले के साथ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो प्लग एंड प्ले का आपसे पूछ रहे उद्देश्य क्या है भाई? प्लग एंड प्ले योजना का क्या, इसमें से क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य यह है कि जितने भी उद्यमी हैं वो अपनी फैक्ट्री क्विक स्टार्ट करो, ऑपरेशन अपने इक्विपमेंट इंस्टॉल करो, काम करना स्टॉल कर दो। बात समझ में नहीं समझ में आई? ठीक है, अरे बोलो क्लियर है बात। अब इसमें रेंट कितना जाएगा? अब मान लो मुझे चाहिए, है ना, तो रेंट कितना मिलेगा? तो इसमें 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर के रेंट से इसका किराया आपका शुरू होने की बात की गई है प्लग एंड प्ले में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा वेरी इंपॉर्टेंट मेगा फूड पार्क। देखो मेगा फूड पार्क यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में एस्टेब्लिश करने की बात की थी। और यहां पर मेगा फूड पार्क में जो हमारे किसान हैं, जो हमारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं और जो हमारे रिटेलर्स हैं, वो सब एक स्थान पर आते हैं। तो किसानों को अपने सामान बेचने में आसानी हो जाती है, किसानों को कोई इशू नहीं होता मेगा फूड पार्क के तहत। अरे बोलो बात समझ आ रही नहीं समझ आ रही क्या बोल रहा हूं? तो किसानों को ही बल्ले बल्ले है हर तरीके से, किसानों को हर तरीके से यहाँ पर एक तरीके से मेगा फूड पार्क में किसी भी तरीके का लॉस नहीं है, सभी को फायदा है, चाहे वो रिटेलर हो चाहे वो कोई भी हो।
ठीक, अब जो अगली पॉलिसी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड द कौन सी पॉलिसी है? डेट इज बिहार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी, आईटी पॉलिसी। तो दोस्तों बिहार की जो आईटी पॉलिसी है वो क्या कहती है 2024 की, जरा एक बार देख लेते हैं। देखो, बिहार में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी कंपनीज हैं, ठीक, आईटी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज, इसका मतलब होता है ITES। ये भी कंपनियां होती हैं आईटी अनेबल्ड सर्विसेज जो आपकी कैरी आउट करती हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी कंपनी जो बिहार राज्य में इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो यहां पर उन सभी के लिए बिहार गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2024 आपको देखने को मिली। तो आपसे पूछ सकते हैं कि बिहार की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी है 2024 की, इसमें से कौन कौन से आपकी इंडस्ट्रीज कवर होती हैं? तो आईटी अनेबल्ड सर्विसेज इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इसमें आपके कवर होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का डिजाइन और विनिर्माण करती हैं। बात समझ में आई? इसके अलावा इस पॉलिसी में कई सारे और सेवरल सेक्टर्स को भी प्रमोट किया जाता है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन से सेक्टर्स हैं। जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट है AVGC, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। आईटी प्लेटफॉर्म्स, जो बिग डेटा और एनालिटिक्स की कंपनी है वो सारी की सारी, समझ रहे हैं सब लोग। स्मार्ट टेक्नोलॉजीज आप लोगों की, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ये पॉलिसी इन सभी को कवर करती है। समझ में आ रही है बात? तो ये पॉलिसी आप लोगों की सभी को कवर करती है, सभी को यहां पर शामिल करती है। ये बात ध्यान रखें, इसमें इन सभी के अपलिफ्टमेंट की बात की जा रही है। सब इंडस्ट्रीज प्लीज एक बार आप अच्छे तरीके से देख लें। नेक्स्ट है उद्योग मित्र। उद्योग मित्र कुछ नहीं है, बिहार सरकार के उद्योग विभाग के तहत आपके उद्योग मित्र क्या करते हैं? काम करते हैं। और इनका काम क्या है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी आकांक्षी उद्यमी हैं, एस्पिरेशनल आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको सिंपल एक काम करते हैं, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को सलाह देने का कार्य। ठीक है, कि आप किस तरीके से उद्योग सेटअप करो, है ना, आप किस तरीके से आपके लिए परियोजनाएं हैं उनकी जानकारी देना, आपकी समस्याएं हैं, आपको ये नहीं मिल रहा तो हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। तो ये काम कौन करते हैं? उद्योग मित्र आपको देखने को मिलते हैं। ठीक भाई, इसके बाद अगला हमारा एक इंपॉर्टेंट, ये बता दी मैंने आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारी बिहार बिजनेस कनेक्ट, हुई थी 2023 में। दोस्तों 14 दिसंबर 2023 को याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं बोलता हूं तो इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 हुई, एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी, यानी कि वैश्विक निवेश समिट आपको देखने को मिली, जहां पर आपको याद रखना है जो मैं अमाउंट बोलने जा रहा हूं, यहां पर MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब दो लोगों के बीच में समझौते ज्ञापन पर साइन हुए हैं। कितनी वर्थ के? तो याद रखो 50,530 करोड़ रुपए वर्थ के साइन हुए हैं। 300 कंपनीज यहां पर वेरियस सेक्टर से आपको देखने को मिली। तो ये बहुत बड़ी बात है। बिहार में बिजनेस कनेक्ट समिट हुई थी, याद रखिएगा। ठीक, और इसी समिट में, इसी जैसे इन्वेस्ट बिहार समिट की बात करते हैं, तो इसी में दोस्तों आपको याद रखना है बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी, बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 को भी लॉन्च किया गया था। बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या कहती है? आपसे पूछ ले पेपर में क्वेश्चन। इसका उद्देश्य है कि ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपका प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा किस चीज के लिए? औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए, इंडस्ट्रियल और सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो लॉजिस्टिक्स की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है, हाईलाइट है दोस्तों। तो स्टेट में अगर राज्य इकोनॉमिक प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ना चाहता है तो हमें लॉजिस्टिक्स में भी अच्छा मजबूती करनी होगी, और इसके लिए 50,530 करोड़ रुपए इसकी बात कर रहे हैं, पिछले वाले की। यस, तो इसके लिए दोस्तों बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी में याद रखिएगा स्टेट इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को यहां पर बढ़ाए जाने की बात की गई है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं एग्रीकल्चर भी समझ में आ गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी समझ में आ गया। कोई दिक्कत किसी को इसमें? बोलो, क्लियर है बात ना? अब हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण सेक्टर की, और कुछ बिहार की आपने की स्कीम्स भी देख ली। अब हम चर्चा करेंगे बिहार की डेवलपमेंटल स्कीम पर। बिहार की जो विकासीय योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे।
पीडीएफ के लिए और जितनी भी 70वीं बीपीएससी की इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उसके मैंने अपने टेलीग्राम पर लिंक आपको दे रखे हैं। आप सिंपली वहां जाकर स्कैन कर लेना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और इस नाम से मेरा चैनल है फिलहाल। इसको आप यहां जाकर क्या कर लेंगे दोस्तों, इस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। या तो इसको स्कैन कर लें या इसको लिंक पर जाकर चेक कर लें, वहां से ज्वाइन कर लें। इस तरीके से आपको एक पोस्ट देखने को मिलेगी। इस पोस्ट को आज ही क्लास में जाकर देख लेना। 70वीं बीपीएससी की सारी महत्वपूर्ण क्लासेस एक ही जगह पर मैंने रख रखी हैं, उसको देख लो। पेपर में आप लोगों को हेल्प हो जाएगी अच्छी खासी, याद रखो। चलो, तो डेवलपमेंट स्कीम ऑफ बिहार में अब मैं बहुत तेजी से चलूंगा। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योजनाएं नहीं है दोस्तों, पहली बात याद रखो। बस मैं आपको चीजें समझाऊंगा और आपको अच्छे तरीके से चीजें समझनी है। बस जल्दी से सबसे पहले हम बात करते हैं कुशल युवा प्रोग्राम। कुशल युवा प्रोग्राम, कुशल युवा प्रोग्राम, इसका मतलब है कि हमारे यूथ को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, ठीक। तो जो 15 से लेकर 25 साल के बच्चे हैं, यूथ हैं, और जिन्होंने 10वीं 12वीं क्लास को क्या कर लिया है, उत्तीर्ण कर लिया है, और इन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन छोड़ दी है और जॉब की तलाश में है, तो ऐसे बच्चों के लिए कुशल युवा कार्यक्रम आप लोगों का देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें आप लोगों को कंप्यूटर स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स यहां पर कुशल युवा प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेंगी, ये बात ध्यान रखें। इसके बाद अगली स्कीम आती है मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसका उद्देश्य क्या है कि जो 12वीं पास बेरोजगार, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता, इसका क्या उद्देश्य, 12वीं पास जो बेरोजगार युवाएं हैं और उनको नौकरी की तलाश के दौरान आर्थिक मदद करना है। जो लोगों ने 12वीं कर ली है और दोस्तों बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनको आर्थिक मदद की जाएगी। तो इसमें क्या कर रही है सरकार, स्वयं सहायता के लिए 1000 रुपए यहां पर प्रति माह की दर से 2 साल के लिए प्रोवाइड करने की बात की गई थी मुख्यमंत्री आप लोगों की, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के बारे में, ठीक। बात करते हैं हर घर बिजली योजना। अगर आप हर घर बिजली योजना की बात करेंगे तो आपको दोस्तों एक चीज समझ में आ रही होगी, हर घर बिजली योजना की बात कहां की गई थी जी, हर घर बिजली लगातार की कुछ बात की गई थी। और इसी से रिलेटेड हमारे पास एक स्कीम है, जरा ध्यान से देख लें। और उस स्कीम का नाम क्या है, डेवलपमेंट स्कीम का नाम क्या है दोस्तों, इसी से रिलेटेड है, थोड़ा जिससे आपको याद रहे। द नेम ऑफ दिस स्कीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखेंगे, हर घर बिजली योजना। यहां पर सभी घरों में दोस्तों मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रोवाइड करने की बात की गई थी। जिन घरों में अब तक बिजली कनेक्शन नहीं है उन इस योजना के तहत शामिल किया गया और यहां पर 50 लाख घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान किया गया। बात समझ में आई। और आपको पता होगा हर घर बिजली योजना 7 निश्चय का एक हिस्सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 निश्चय का एक इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हर घर नल का जल। ये भी आपको मैंने बता दिया दोस्तों, है ना। इसमें क्या है, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था सितंबर 28, 2016 को। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि सभी घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया जाए, कि जिससे पूरे बिहार में जो समुदाय हैं उनके बीच में पानी की समस्या जन्म ना ले। तो इसको लेकर हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराया गया, ठीक है। और 28 सितंबर 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई। याद रखें काफी बड़ी मात्रा में निवेश यहां पर किया गया, समझ रहे हैं। अब आप हर घर नल का जल हो गया। नेक्स्ट है शौचालय निर्माण घर का सम्मान, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन फॉर डिग्निटी। तो भैया स्कीम का उद्देश्य था ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच मुक्त से मुक्ति, ठीक। बात समझ में आई। कब तक थी, 2019 तक थी। तो इसने यहां पर सरकार ने यहां पर सभी घरों को इंडोर टॉयलेट्स डेवलप करने के लिए यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी और स्कीम को लॉन्च किया गया था 28 सितंबर 2016 को, ठीक है। हर घर नल का जल इनिशिएटिव के साथ। अरे कुछ समझ में आ रहा है भैया क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों से जी, कुछ समझ में आ रहा है जी, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये 7 निश्चय के तहत आप लोगों को स्कीम्स देखने को मिल रही हैं, ठीक। वहीं पर साथियों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट स्कीम थी,
एक इंपॉर्टेंट हमारी हाउसिंग स्कीम थी, और ये हाउसिंग स्कीम किसके लिए थी? तो फोर्थ मतलब आपके क्लास के कर्मचारी हैं, उनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करवाने की बात की गई थी। बेसिक एमिनिटीज यहां पर प्रोवाइड करवाने की बात की गई थी आपकी किसको? फोर्थ क्लास गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। ठीक, और 2017-18 में इस स्कीम को आपकी क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ठीक है, बात क्लियर? अब जितना भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। जितना भी अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिलहाल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, याद रखें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। और आपको पता होगा मैं सारी चीजों को इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा, कुछ ही चीजों को मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, लेकिन सब कुछ पढ़ाना जरूरी है। कि आप पढ़ के चले जाओ एक्स चीज, पेपर में आ जाए वाई, तो आपको गुरुजी ने नहीं पढ़ाया था। तो यहां पर आपको सारी कॉम्प्रिहेंसिव बिहार की जितनी भी स्कीम है महत्वपूर्ण, लगभग आपके साथ मैंने 80 के करीब स्कीम्स, यहां पर 80-90 के करीब स्कीम्स दी हैं। ठीक है, इसमें से आपको 25 के करीब स्कीम्स पढ़नी पड़ेंगी अच्छे तरीके से। ठीक, बोलो बात समझ में आई नहीं समझ में आई? क्लियर है? अच्छा, इसमें एक स्कीम और मैं आपको बता दूं, यहां पर मुझे दिख रही है, ये रह गई। एक है जर्नलिस्ट ऑनर स्कीम। तो बिहार सरकार ने क्या किया था, याद रखिएगा, 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले जितने भी वरिष्ठ पत्रकार थे उनको पेंशन प्रदान करने की बात जर्नलिस्ट ऑनर स्कीम के माध्यम से की गई थी। इस बात को ध्यान रखें। ठीक, चलिए तो हम मेन पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट में ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो हमें समझने बहुत जरूरी है। बस ध्यान से समझेंगे, जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस रखेंगे। यहां से प्रश्न स्कीम को लेकर बन सकते हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है। तो आइए एक बार देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बजट 2024-25 की अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहां पर एक चीज याद रखना सभी एस्पिरेंट्स, कि यहां पर जो वुमेन्स का शेयर रहा है इस बार टोटल बजट में बिहार के, वो कितने प्रतिशत रहा? तो याद रखें 14% महिलाओं का टोटल बजट में शेयर ऑफ वुमेन आपको देखने को मिला है। यह बात ध्यान रखें। ठीक, एक प्रोग्राम गुड गवर्नेंस प्रोग्राम 2020-25 समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं आप लोगों को। 7 रिजोल्यूशन 2 के तहत, ठीक है, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टोटल प्रोविजंस, ये मैं आपको बता चुका हूं, 5040 करोड़ रुपए का टोटल प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है, इस बार के बजट में जो सारी स्कीम्स आई हैं, इन स्कीम्स में वो सबसे मेजर सेक्टर कौन है जिस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया? तो यहां पर एजुकेशन पर, ग्रामीण विकास पर, सामाजिक कल्याण पर, ग्रामीण कार्य और हेल्थ सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा इस बार बजट में फोकस किया गया है। तो इनको ध्यान रखें, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, रूरल वर्क और हेल्थ सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसके अलावा साथियों अगर हम बात करते हैं स्कीम से रिलेटेड, मैं बात कर रहा हूं और कुछ बात नहीं कर रहा। एक योजना थी मुख्यमंत्री निश्चय सेल्फ हेल्प स्कीम अलाउंसेस, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना भत्ता। इसके तहत आगामी वित्त वर्ष में यह आपसे पूछ सकता है इस योजना के तहत कितने रुपए का प्रावधान किया गया? तो नोट कर लो, 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट है सारा ये। नेक्स्ट है हर घर नल का जल योजना के तहत कितने रुपए का प्रावधान किया गया? 1295 करोड़ का प्रावधान किया गया। आपसे पूछ सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, नवीनीकरण ऊर्जा के लिए कितने रुपए का टारगेट यहां पर, कितने परसेंट टारगेट पावर जनरेशन का रखा गया? तो रिन्यूएबल एनर्जी से 35% पावर जनरेशन का टारगेट इस बार रखा गया। सब इंपॉर्टेंट है, ये अमाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योजनाओं में ये नहीं है कि योजना डायरेक्ट आपसे पूछ ले, आपसे उसकी अमाउंट भी पूछी जा सकती है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा फोकस रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का समग्र शिक्षा अभियान के तहत कितना एलोकेशन किया गया है? तो याद रखें 14,596 करोड़ का। मनरेगा के तहत 5,092 करोड़ का। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से मनरेगा, आपको पता होगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3620 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 2103 करोड़ रुपए। और ये अमाउंट आपको याद करनी है।
ये लर्न करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये अमाउंट्स एक्चुअल में आपको याद करनी है क्योंकि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। इसी तरीके से योजनाओं में आवंटन की बात करते हैं तो 640 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी मिशन के लिए, 2071 करोड़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए 700 करोड़ रुपए, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए, आईटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए 89 यहां पर उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाने की बात की गई है, ठीक। कितने? 89 COE आईटी के। इसके अलावा कितनी बस ऑपरेट करने की बात की गई है? 400। 2025 तक स्मार्ट मीटर कितने प्रतिशत की गए हैं? 100%। कब तक? वर्ष 2025 तक, ठीक। बोलो। एक आप लोगों की योजना है सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्कीम या सतत जीविकोपार्जन योजना। इसके तहत 1,65,143 परिवारों को आय सृजन गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, ठीक भाई। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको प्लीज फोकस कर लेना। ये 90% बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करनी क्वेश्चन, क्योंकि एक्चुअल में यहीं से बनेगा। इसी पार्ट से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस हैं। वहीं पर अगली यहां पर 2022-23 में कितने जॉब कार्ड इश्यूज किए गए? 38 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो याद रखें, बोलो, 167.07 लाख जॉब कार्ड इश्यूड किए गए हैं 38 डिस्ट्रिक्ट्स में। समझ रहे? एक योजना है आप लोगों की, नोट करो इसको, योजना को। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं जी? डेट इज वास भूमि योजना। ये दोस्तों महादलित विकास मिशन गृहस्थल योजना है और ट्राइबल सब प्लान आपको देखने को मिल रहा है। इसके तहत 4753.75 एकड़ ऑफ लैंड आपकी 95,075 फैमिली के को डिस्ट्रीब्यूट की गई है, बांटी गई है, ठीक। इसके अलावा यहां पर अगला है मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना। देख रहे हो? समझ रहे हो? इसमें कितने हाउस होल्ड्स को उनके परिसर में पाइप से पेयजल की सुविधा प्राप्त हो चुकी है? तो 30 सितंबर 2023 का डेटा कहता है कि 18.33 लाख परिवार को आउट ऑफ 19.22 लाख परिवार। अब ये मुझे बताओ, इसमें जो जितने मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 और लगभग आप लोगों के 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब कुल मिला के 14 स्टेटमेंट मैंने आपको दिए हैं ये अब तक, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, 100% इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में योजनाएं आपकी यहीं से निकल कर आएंगी, है ना। ये तो बिहार सरकार की योजना पढ़ रहे हो, एक्चुअल में वो बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से निकल कर आएंगी। समझ रहे हैं दोस्तों? नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों से, ठीक। इसके अलावा एक योजना है जननी सुरक्षा योजना। इसमें यह बोला गया है कि 15.75 लाख महिलाओं ने 2022-23 में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऑप्ट की है, समझ रहे हो। और इसमें 2023-24 में टिल सितंबर 2023 तक 7.58 लाख प्रेग्नेंट वुमेन अवेल कर चुकी हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब होता है कि किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आप अपनी प्रेगनेंसी वगैरह दिखवा रहे हो, चेक करवा रहे हो, हॉस्पिटल के माध्यम से, किसी हेल्थ केयर सेक्टर के माध्यम से, ठीक। तो इसको दोस्तों यहां पर याद रखेंगे, जननी सुरक्षा योजना में 15.75 लाख वुमेन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यहां पर बिहार के अंतर्गत ऑप्ट कर चुके हैं। इसके अलावा बिहार सरकार ने दोस्तों अपना देश में पहला ग्रीन बजट इंप्लीमेंट किया है और इन्होंने जल जीवन हरियाली अभियान 2019 में लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य था कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से जूझना। तो इसको लेकर दोस्तों यहां पर पहला ग्रीन बजट जल जीवन हरियाली अभियान 2019 इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, इसलिए आपको बता रहा हूं, वरना मैं बताता भी नहीं। समझ में आ रही है? और इसी मिशन के तहत याद रखो 288.31 लाख ट्रीज आपके प्लांट किए गए हैं जल जीवन हरियाली अभियान के तहत। ठीक है भाई, बात समझ में आई? तो ये आप लोगों की इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, प्लीज फोकस ऑन दीज स्कीम्स वेरी केयरफुली।
ये जो जितने 15-20 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक, नेक्स्ट स्कीम आती है 2024 की, दैट इज बिहार स्पॉन्सरशिप योजना। दोस्तों, बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च की है स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है स्पॉन्सरशिप स्कीम, प्रायोजक योजना। यहां पर जो भी ऑर्फन चिल्ड्रन हैं, जो अनाथ बच्चे हैं दोस्तों, उनकी आर्थिक सहायता के लिए 4,000 रुपए, याद रखें, उनको यहां पर 4,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, इसमें इस स्कीम में अगर आप देखोगे 3 साल तक 4,000 रुपए का जो हेल्प है वो आपको देखने को मिल रही है। तो इसमें जो चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, उसमें टारगेट किया गया है 18 साल के बच्चों को। 18 ईयर्स ओल्ड आपके बेसिकली बच्चे हैं, उनको यहां पे टारगेट किया गया। बात समझ में आई? बोलो, कोई भी ऐसा बच्चा जो अनाथ है या उसके अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके घर में बेचारा रुका हुआ है, तो वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। तो ये एक तरीके से ये स्कीम, बिहार स्पॉन्सरशिप स्कीम, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वित्तीय सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है अबंडेंट चाइल्ड को, छोड़े हुए बच्चों को, और उनकी जो बेचारों की पर्सनल नीड्स हैं उसमें उनको हेल्प करने में क्या करेगी, सहायता करेगी। इसी तरीके से दोस्तों एक योजना आपको देखने को मिली, डेट इज बिहार फ्री लैपटॉप स्कीम 2024। राज्य के छात्रों को डिजिटल युग से जोड़ने के लिए दोस्तों, यहां पर डिजिटल एज से जोड़ने के लिए, शिक्षा को प्रमोट करने के लिए स्कीम लाई गई है, जो गरीब और यहां पर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यह है कि जो बच्चे जिन्होंने 12वीं पास करी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट यहां पर 25,000 रुपए प्रोवाइड करेगी सभी एलिजिबल स्टूडेंट्स को, कि जिससे वो अपनी चॉइस का लैपटॉप ले सकें। ठीक है, याद रखें। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है। ठीक, क्लियर बात? अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टास्क की, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन, जो सेंट्रल बजट इस बार अनाउंस हुआ है बिहार के लिए, इसमें आप लोगों को 5 चीजों पर फोकस रखना है। एक, आपको पूर्वोदय स्कीम, हो सकता है आपसे 100% पेपर में पूछ ले। 4 एक्सप्रेस वे 26,000 करोड़ की लागत से, पावर प्रोजेक्ट्स 21,400 करोड़ की लागत से, विष्णुपट टेम्पल कॉरिडोर और एयरपोर्ट मेडिकल कॉलेजेस। ये आपका आज का होमवर्क है, आज की क्लास का। आपको ये बताना है कि ये जगहें कहां कहां हैं, बेसिकली कहां कहां पर एक्सप्रेसवे, कहां कहां पर पावर प्रोजेक्ट, कहां कहां पर विष्णुपट टेम्पल कॉरिडोर से आप क्या समझते हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। पूर्वोदय स्कीम, पूर्वोदय पूर्वी भारत के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, और इसमें आपका बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश, जितने भी पूर्वी राज्य हैं उसको अपलिफ्ट करने के लिए आपकी पूर्वोदय स्कीम आप लोगों की दोस्तों लाई गई थी। ये बात ध्यान रखें। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? जल्दी से बता दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, और यहां पर अब खिचड़ी देखेंगे, और इस खिचड़ी में जो महत्वपूर्ण होगा उसको भी मैं आपको एक बार निशान लगवा दूंगा, पढ़ा दूंगा, उसको प्लीज गो थ्रू कर लेना। ठीक, चलिए, तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण स्कीम्स बिहार गवर्नमेंट की। अगर हम बात करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कम शब्दों में आपको मैं ये स्कीम सारी बताने जा रहा हूं। देखिए, तो सबसे पहली स्कीम है हमारे पास, बस जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना है, फालतू कुछ नहीं सुनना। जो मैं बोलूं, जो मैं लिखूं, बस उसको देखो। चीफ मिनिस्टर कन्या विवाह योजना। सिंपल सी बात है, जो भी परिवार दोस्तों बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, या ऐसे परिवार जिनकी आय 60,000 रुपए से कम है, तो उनको कन्या का जब विवाह होगा तो 5,000 रुपए का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकार करने की कोशिश कर रही है। इसका सिंपल उद्देश्य है कि जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं, जो पुअर फैमिलीज की बच्चियां हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाई जा रही है।
जिससे राज्य के अंतर्गत जो मैरिज रजिस्ट्रेशन हैं वो बढ़े, क्योंकि जब आप स्कीम दोगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सी शादियां हो रही हैं, क्योंकि यहां पर जरूरत है किस चीज की, चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने की, राइट, डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने की। तो रजिस्ट्रेशन होंगे, सब कुछ आपकी निगरानी में होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है इस स्कीम के लिए, वर्ष 2023-24 में जो एलोकेशन आपको देखने को मिला, जो आवंटन इसका प्रावधान करने की बात अगर हम करेंगे तो डेट इज 1.0043 बिलियन प्रावधान आप लोगों का किया गया था। ठीक है भाई। नेक्स्ट स्कीम है हमारी चीफ मिनिस्टर नारी शक्ति योजना। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। जो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो भी फीमेल कैंडिडेट, जो भी महिला हमारी, जो भी बच्ची प्रीलिम्स एग्जाम यूपीएससी का या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्लियर करती है, तो उसको मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए 50,000 रुपए यहां पर सरकार ने बोला था नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट को यहां पर डेवलप करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट योजना की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट योजना हमारी है मुस्लिम डिवोर्स अबेंडेंट वुमेन असिस्टेंस प्रोग्राम। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसी मुसलमान महिलाएं जो तलाकशुदा हैं और जो छोड़ी गई महिलाएं हैं, उनकी सहायता करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया 2006-07 में। इसमें ऐसी महिलाओं को 10,000 रुपए यहां पर असिस्टेंस दिया गया। ये 2017-18 में असिस्टेंस बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। और 2018-19 से जो भी ऐसे लाभार्थी हैं, ऐसी जो भी बेचारी महिलाएं हैं, उनको ई वेलफेयर पोर्टल है बिहार सरकार का, उसके तहत उनका असिस्टेंस अब प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यानी कि जो ई कल्याण पोर्टल है, सारा एक्सेस उसके थ्रू आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक। वहीं पर अगली योजना की बात करते हैं, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। श्रम शक्ति ये योजना आपकी 2018-19 में आपको देखने को मिली। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो माइनॉरिटी यूथ है, इसमें एक चीज वर्ड याद रखें, हम अल्पसंख्यक जो हमारे यूथ है, अल्पसंख्यक जो हमारा युवा वर्ग है, उसके लिए ये स्कीम्स उसको रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए दी गई है। बात समझ में आई? अरे बोलो। तो इसमें क्या होगा, जो अल्पसंख्यक समुदाय के माइनॉरिटी ग्रुप्स के जो श्रमिक हैं, जो युवा हैं, उनको विशेष परीक्षण यहां पर उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो क्या कर सके दोस्तों, रोजगार के अवसर पा सके। 2022-23 में 358 ट्रेनिंग यहां पर उनको वेरियस ट्रेनिंग्स यहां पर हमने प्रोवाइड हुई हैं बिहार सरकार के द्वारा, जिसकी कॉस्टिंग लगभग 7 मिलियन के करीब आपको देखने को मिलेगी। ठीक। इसी तरीके से मुख्यमंत्री के नाम पर है बाल सहायता योजना। 2021 में इसकी शुरुआत की गई। और बाल सहायता योजना की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों 2021 में जब इसकी शुरुआत की गई तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 0 से 18 वर्ष की है और जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो यहां पर उनको असिस्ट करने के लिए चीफ मिनिस्टर बाल सहायता योजना की हम बात करेंगे। ठीक है। अरे बोलो, क्लियर बात है? नहीं क्लियर बात है? तो यहां पर बच्चे की एज जब मतलब यहां पर यह बोला गया था कि जो एलिजिबल चिल्ड्रन है, ठीक है, जो बेचारे गार्जियंस या फिर आप कोई भी नॉन इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट में रह रहे हैं, उनको 1500 रुपए की मंथली ग्रांट मिलेगी, अनुदान मिलेगा जैसे ही वो 18 साल की एज पूरी करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना आप लोगों की कोरोना टाइम की योजना है, 2021 में आप लोगों को देखने को मिली है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना भाई। दशरथ मांझी स्किल डेवलपमेंट स्कीम। दशरथ मांझी डेवलपमेंट स्कीम, बस इसमें आप एक चीज याद रखो, फॉर which community this schemes belongs to? तो this schemes belongs to only महादलित community। ठीक। तो जो महादलित कम्युनिटी है, महादलित समुदाय है, उसको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले? तो उसको एम्प्लॉयमेंट दिलवाने के लिए, रोजगार की प्राप्ति के लिए कई सारे आपके स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स के थ्रू यहां पर दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत महादलित को रोजगार उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। इस बात को ध्यान रखें। ठीक। बोलो, क्लियर है बात? नहीं क्लियर बात है? अरे बोलो जल्दी से, पक्का क्लियर? चलिए, इसी तरीके से एक स्कीम है आप लोगों की, बिहार राज्य वक्फ विकास योजना, वक्फ डेवलपमेंट स्कीम। ये इनिशिएट की गई थी दोस्तों आपकी 2018-19 में। ठीक। और इसका उद्देश्य सिर्फ, बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या है कि ये फोकस करती है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड अंडर सुन्नी एंड शिया वक्फ बोर्ड्स।
तो सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के तहत जो भी कोई भी निबंधित संपत्ति है उसके विकास के लिहाज से जो बहुउद्देश्य भवन है, कोई अतिथिशाला, गेस्ट हाउस हैं, मैरिज हॉल्स वगैरह हैं, ठीक है, तो इसके रखरखाव का काम आपको देखने को मिलेगा और इसका क्रियान्वयन 2018-19 से आपका शुरू किया गया। नेक्स्ट है आप लोगों की बिहार राज्य मदरसा एजुकेशन स्ट्रेंथनिंग स्कीम, मदरसा में होने वाली एजुकेशन को मजबूती देने की योजना। 2018-19 में इस योजना को स्टार्ट किया गया क्योंकि मदरसे में क्या हो रहा है कि दे आर जस्ट मतलब वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं किसकी, अपने रिलीजियंस की ज्यादातर पढ़ाई होती है, तो इनका डेवलपमेंट कर रहे हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, एजुकेशन को स्ट्रेंथ वहां पे भी किया जा रहा है। तो वहां पर हर तरीके से कंप्यूटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेबोरेटरीज हैं, साइंस में भी ध्यान दे बच्चा, है ना, लाइब्रेरीज बना रहे हैं जिसमें सब कुछ यहां पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत इसी तरीके से आप लोगों का एक योजना, नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, दैट इज याद रखेंगे जन नायक आपकी कपूरी ठाकुर छात्रावास योजना। जन नायक कपूरी ठाकुर छात्रावास योजना दोस्तों, ये योजना 2008-9 में लाई गई थी और ये योजना बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, आपको दो कैटेगरी पता होंगी बिहार में, डेट इज बैकवर्ड क्लासेस और ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये योजना उन स्टूडेंट्स के लिए लाई गई थी। तो यहां पर हॉस्टल्स को कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई थी 32 डिस्ट्रिक्ट्स में और यहां पर सारे के सारे आज की डेट में ऑपरेशनलाइज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितने भी हॉस्टल से बनाए गए हैं इसमें सब में एक लाइब्रेरी आपको देखने को मिलेगी। बात समझ रहे हैं जी भाई, इसमें लाइब्रेरी भी आपको देखने को मिलेगी। तो इसके अंतर्गत आप देखोगे तो यहाँ पर बैकवर्ड क्लास गर्ल्स स्कूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, याद रखिए। तो इंपॉर्टेंटली जननायक कपूरी ठाकुर छात्रावास योजना का उद्देश्य जो बैकवर्ड क्लासेस हैं और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं उसके लिए ये योजना आपकी लाई गई थी, इस बात को ध्यान रखें। एक और योजना पे चर्चा करता हूं, देख लेता हूं आई नहीं आई। बिहार स्टेट माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना। दोस्तों 2018-19 में स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि यहां पर स्टैब्लिश करेंगे एक रेजिडेंशियल स्कूल, किसके लिए, अल्पसंख्यक समुदाय स्टूडेंट्स के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको लेकर बिहार स्टेट माइनॉरिटी स्कीम्स आपको देखने को मिलेगी, याद रखें। ठीक, अरे बोलो, क्लियर बात नहीं, क्लियर बात है। अब इस योजना के लिए 2019-20, 2020-21 में 2.167 बिलियन आपका एलोकेशन किया गया है, जिसमें रेजिडेंशियल स्कूल्स 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, कहां, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया और मधुबनी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, कंस्ट्रक्शन जो है रेजिडेंशियल स्कूल का वो दरभंगा, किशनगंज में आप लोगों को कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। 2022-23 में यहां पर स्कूल कंस्ट्रक्शन बेगूसराय और वेस्ट चंपारण में बात की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, 4 इलाके दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया और मधुबनी में आपका काम हो चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब आते हैं अगली योजना पे, बस नाम याद रखो, बाकी ज्यादा फोकस नहीं करना इन योजनाओं पर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो होंगी मैं आपको खुद बता दूंगा। मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट स्कीम, मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति अति पिछड़ी जाति कौशल विकास योजना। ठीक, तो जो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आपकी ये योजना को लाया गया। 2017-18 में इस योजना को इंप्लीमेंट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्स के द्वारा। इसी तरीके से नेक्स्ट योजना है बैकवर्ड क्लास के लिए मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम की बात यहां पर हम कर रहे हैं। ठीक, अगर किसी यहां पर योजना में जो आपकी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है इसके द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा में कोई भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है बच्चा, ठीक है, तो उन सभी छात्रों को यहां पर 10,000 रुपए देने की बात की गई थी, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय आप लोगों की 1.50 लाख रुपए से कम है। और इस योजना की शुरुआत 2015-16 में आप लोगों की गई। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस एक बार गो थ्रू कर लेनी है कौन कौन सी योजनाएं हैं जी। नेक्स्ट स्कीम आप नोट करो जल्दी से, दैट इज चीफ मिनिस्टर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। जब तक ये पीपीटी खुल रही है, कुछ पता नहीं इसमें टेक्निकल इशू हो रहा है, लिखो चीफ मिनिस्टर एक्सट्रीमली
बैकवर्ड क्लास ईबीसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रशासनिक सेवा प्रोत्साहन योजना, लिखिए कॉपी पे, चीफ मिनिस्टर ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंसेंटिव स्कीम, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग प्रशासनिक सेवा प्रोत्साहन योजना। यह योजना दोस्तों आपको 2018-19 की देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंसेंटिव स्कीम। इसका मतलब यह है कि कोई भी बच्चा अगर अति पिछड़े वर्ग का बिहार राज्य के अंतर्गत है तो उन सभी विद्यार्थियों को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपए और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपए देने का प्रावधान आपका किया गया था। समझ रहे हैं बात? कितने का प्रावधान किया गया था जरा बताएं एक बार, कितने के प्रावधान की बात कर रहे हैं यहां पर हम? जल्दी से बोल दो भाई। 1 लाख रुपए किसके लिए? बीपीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए? तो ऑब्वियस बात है दोस्तों, यूपीएससी की बात यहां पर हम करेंगे, ठीक है ना? यूपीएससी की बात यहां पर हम करेंगे। तो यूपीएससी के लिए यहां पर 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी, ठीक है? यूपीएससी के लिए यहां पर बात की गई थी कितने रुपए? 1 लाख रुपए, है ना? एक मिनट रुको भाई। हाँ, तो यहां पर 1 लाख रुपए यूपीएससी के लिए और बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 50,000 रुपए देने की बात यहां पर की गई थी, ठीक। इसके बाद अगला हमारा इंपॉर्टेंट है चीफ मिनिस्टर बैकवर्ड क्लास, यानी कि जो बीसी है, अब बीसी से कुछ और मत समझ लेना, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी कि जो ईबीसी है। तो बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास पोस्ट एनरोलमेंट स्कॉलरशिप स्कीम। तो यहां पर क्या था कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जा रही है स्टूडेंट्स को जो क्लास 11 और उससे उच्च स्तर पे हैं, ठीक है, या जिन्होंने डिप्लोमा या यहां पर डिग्री, मेडिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट जो भी कोर्सेज हैं, तो उनके एनरोलमेंट के बाद उनको स्कॉलरशिप यहां पर प्रोवाइड करवाए जाने की बात की गई थी। समझ में आ रही है? और इस स्कीम में एक और बात याद रखेंगे कि स्टडी मटेरियल जो रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, नीट और जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के, मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सेज के, तो वो बच्चों को प्रोवाइड करने की बात की गई थी, ठीक है। अब 2020-21 में इसमें इनकम लिमिट जो थी 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए कर दी गई थी। मैं उम्मीद करता हूं बात बिल्कुल समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन इंसेंटिव पॉलिसी। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। बिहार में बायोफ्यूल यानी कि अगर हम बात करते हैं जो प्रोडक्शन इंसेंटिव पॉलिसी है, सबसे पहला सवाल आता है इसकी पॉलिसी को लाया क्यों गया, है ना? तो सबसे पहले याद रखो, आपसे पूछ ले तो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। सिंपल शब्दों में याद रखो, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन इंसेंटिव पॉलिसी आप लोगों की क्या थी दोस्तों? लाई गई थी। बात समझ में आई? अरे बोलो, क्लियर है बात? नहीं क्लियर है? अब इसमें जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट करो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2024-25 के लिए टोटल बजट प्रपोजल आपका इतने करोड़ रुपए प्लान किया गया है, ठीक। ये नोट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट, बजट प्रपोजल 1833.09 करोड़ प्लान किया गया, जिसमें 1732 करोड़ स्कीम एक्सपेंडिचर का है और 101 करोड़ एस्टैब्लिशमेंट और कमिटेड एक्सपेंसेस का आपको देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान रखें, ठीक। बोलो, इसके अलावा एक और स्कीम आप चर्चा करेंगे, बिहार क्लीन फ्यूल सिटी बस इंसेंटिव स्कीम 2023। इसमें क्या है दोस्तों, जो व्हीकल ओनर्स हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं अपने प्राइवेट डीजल, जो भी उनकी शहरों में जो डीजल से संचालित बसेस हैं उनको सीएनजी बसेस से रिप्लेस किया जा रहा है। और यहां पर पटना, मतलब यहां पर इंसेंटिव अमाउंट आपको 30% तक आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो निजी डीजल आपके चालित सिटी बस हैं उनको सीएनजी बस से प्रतिस्थापन पर वाहन स्वामी को प्रोत्साहन राशि के रूप में वाहन के एक्स शोरूम का जो 30% प्राइस है, अधिकतम राशि 7.5 लाख रुपए तक यहां पर दिए जाने की बात की जा रही है। तो एक तरीके से क्लीन फ्यूल को प्रमोट करने की यहां पर हम बात कर रहे हैं। वहीं पर एक स्कीम आई थी, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर असिस्टेंस स्कीम, जो इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर है उनको असिस्टेंस देने की बात की गई थी। तो यहां पर कई सारी कैटेगरीज में जो बिजली की कॉस्टिंग आ रही है, जो भी आपके टैरिफ लग रहे हैं उसमें सब्सिडी देने की बात की गई थी।
तो ऑब्वियस बात है इसमें फायदा किसको पहुंचेगा, जो एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स हैं उसको फायदा पहुंचेगा, है ना। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग, जो किसान भाई हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जब यूज कर रहे हैं तो उनको सब्सिडाइज रेट पर यहां पर बिजली प्रोवाइड करने की बात की गई थी। एक ये भी नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है, कई सारी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखो। जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, है ना, तो इसका काम था जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है आपका, वितरण नेटवर्क, उसको मजबूत करने की बात की गई थी और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए फीडर्स लगाने की बात की गई थी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर हम बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, जनरेशन होता है, फिर ट्रांसमिशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यही होता है प्रोसेस। तो इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की बात की गई। ठीक, बात समझ में आई, नहीं समझ में आई। ये स्कीम आपकी लॉन्च की गई है कब, वर्ष 2016 में, और इस स्कीम में याद रखिए 60% फंडिंग आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगी एज ए ग्रांट के रूप में, और रिमेनिंग 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। दैट्स व्हाई स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पेपर के लिए बहुत अच्छी स्कीम आपको देखने को मिलेगी, आपसे पूछ सकते हैं। और दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रूरल स्किल स्कीम्स भी आप याद रखें, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा 2014 में यहां पर लॉन्च की गई थी, याद रखें, ग्रामीण कौशल्य योजना। ग्रामीण कौशल योजना, बेसिकली कौशल्य नहीं, कौशल योजना, ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। और ये याद रखें, जो NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका का जो मिशन होता है, आजीविका मिशन है, उसका एक घटक यहां पर बोला गया है, याद रखें। इसमें क्या किया गया था, दो ऑब्जेक्टिव इसके सेट किए गए थे। एक तो जो ग्रामीण परिवार है उनकी आय संबंधी विविधता को बढ़ाना, और ग्रामीण युवक युवतियों के करियर संबंधी आकांक्षाओं को यहां पर पूरा करने की बात की गई थी। इसी तरीके से एक स्कीम आई थी आपकी मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना। तो इसमें यहां पर यह कहा गया था कि हम रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे 7209 विलेजेस को, जहां पर पॉपुलेशन 100 और मोर, उससे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। ऑल वेदर रोड्स यहां पर बनाए जाने की बात की गई थी, ठीक है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट योजना आपको देखने को मिलेगी, इसका परिव्यय आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखें। वहीं पर दोस्तों एक योजना आपको देखने को मिली, चीफ मिनिस्टर विलेज ट्रांसपोर्ट स्कीम। यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, 50,000 अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए विलेज ट्रांसपोर्ट स्कीम यहां पर यूज की गई थी, ठीक है। तो गांव में और शहरों के बीच में जो गैप है उसको कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें याद रखेंगे, एक डेटा हमारे सामने है, 31 मार्च 2023 तक लगभग 43,917 बेनिफिशियरीज को इसका लाभ मिल चुका है। ठीक, कितने लोगों को, 43,917 बेनिफिशियरीज को इसका लाभ मिल चुका है, याद रखें। और यहां पर 682 के करीब एम्बुलेंस आपकी रजिस्टर्ड मिल चुकी हैं, और यहां पर मार्च 2023 तक का डेटा हमारे सामने यहां पर रखा हुआ है। तो गांव और शहरों के बीच में गैप ना रहे, कल को किसी को हेल्थ इश्यूज आ गए तो तुरंत एम्बुलेंस की सुविधा हो, उसके लिए यहां पर काम किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर बात है करते हैं चीफ मिनिस्टर ब्लॉक ट्रांसपोर्ट स्कीम। दोस्तों ये जो स्कीम है, अगर हम बात करते हैं तो स्कीम का उद्देश्य है कि जहां पे भी आज तक ऐसे एरियाज जहां पर नहीं पहुंच पा रहे, तो वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पहुंचाया जाए, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सेसिबल करवाया जाए, याद रखें, इस योजना के माध्यम से। अरे बोलो क्लियर है बात, नहीं क्लियर है, समझ में आ रही है। इसी तरीके से आप लोगों की एक और स्कीम थी, चीफ मिनिस्टर रूरल हाउसिंग स्कीम्स। ये स्कीम्स आप लोगों की 2018-19 से चल रही है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जो दोस्तों 1.20 लाख पर बेनिफिशियरीज आपको हाउस कंस्ट्रक्शन में प्रोवाइड कर रही है जनरल डिस्ट्रिक्ट्स में, और जो आपका 1.30 लाख आपको 11 इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान डिस्ट्रिक्ट्स में आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ठीक। इसी तरीके से एक स्कीम रूरल हाउसिंग स्कीम और एक है रूरल हाउसिंग असिस्टेंस स्कीम। ये योजना आप लोगों की शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ईबीसी फैमिलीज के तहत आपको देखने को मिलेगी। याद रखें, जिनको पूर्व इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त जो वर्ग हैं उनके लिए
देखने को मिलेगी, याद रखें। ठीक, क्लियर बात। और रूरल हाउसिंग स्कीम्स में जो बेनिफिट्स आप देख रहे हैं वो क्या क्या हैं? जो सामान्य जिले हैं उनमें लाभार्थी परिवारों के घर के निर्माण हेतु 1,20,000 रुपए की सहायता प्रदान करने की बात की गई है। दूसरा, आवास निर्माण हेतु आवास हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए समेकित कार्य योजना वाले जिले यानी कि जो इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको 1,30,000 रुपए देने की यहां पर बात की गई है। ठीक, और हमारी क्लास का अब हम लास्ट पोर्शन बस पढ़ने जा रहे हैं और इस पोर्शन में हम बिहार सरकार की किस योजना की बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हम थोड़ा सा बिहार सरकार के पर्यटन के संवर्धन को लेकर स्कीम देख लेते हैं। कौन कौन सी पर्यटन के संवर्धन को लेकर स्कीम्स हैं, इसमें सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। एक बार मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों एक नई टूरिज्म पॉलिसी बिहार में आपको देखने को मिली, नई पर्यटन नीति। और यह आपको कब देखने को मिली है? दिसंबर 2023 में आपको देखने को मिली। ठीक, क्या ये इंपॉर्टेंट है? बोलो, क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस दोस्तों, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। क्योंकि बिहार, जैसे कि आपको पता है, बिहार रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मैनी पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो उसको वर्ल्ड का बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है, क्योंकि बिहार का जो टूरिज्म है बहुत सारी चीजों का जूझ रहा है, बहुत सारी चीजें वहां पर कमी देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए जो नई टूरिज्म पॉलिसी 2022-23 से लेकर 28 तक आपको देखने को मिली, इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, इसके क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको जरा एक बार देख लेते हैं जल्दी से। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है, याद रखें। सबसे पहले वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम करेंगे, विश्व स्तरीय आधारशिला क्रिएट की जाएगी, बिल्कुल बुनियादी ढांचा वर्ल्ड क्लास रहेंगे। कोई बाहर से लोग आए तो बिहार को कहें कि ये है ये हमारे यूएस जैसा है। दूसरा, स्किल्ड वर्कफोर्स। भाई आज की डेट में आप देखते हो तो बिहार में जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स हैं, यानी कि जो आपके आतिथ्य क्षेत्र हैं, उसमें आज भी आप देखेंगे तो स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू स्पीक, मतलब बाहर से कोई, जापान से, चाइना से कोई टूरिस्ट आया तो अभी उसको लैंग्वेज बैरियर है, तो वो सब यहाँ पर ऐसे स्किल्ड वर्कर हों तो यहाँ पर जरूर, यहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण आपको देखने को मिल सकता है। तो दूसरा काम है स्किल्ड वर्कफोर्स, ये है आप लोगों के की फीचर्स। तीसरा इंपॉर्टेंट है टूरिस्ट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ऐसा ना हो कल की डेट में बिहार की सरकार में किसी की चैन खींच ले, किसी के साथ कुछ मारधाड़ हो जाए, तो टूरिस्ट की सेफ्टी और टूरिस्ट का यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, इट इज द मेन कंसर्न। इसके अलावा नेक्स्ट रखा गया इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, कि टूरिज्म सेक्टर में पूंजी निवेश किया जाए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एसेट्स क्रिएशंस किए जाएं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाए। इसके अलावा थीम बेस्ड डेस्टिनेशंस पर काम किया जाए। थीम बेस्ड डेस्टिनेशन का मतलब होता है जैसे रामायणा सर्किट है, बुद्धा सर्किट है आपके बिहार में, जैसे हम बात करते हैं शक्ति सर्किट है ये सारे सर्किट्स हैं, रामायण सर्किट, बुद्धा सर्किट, शक्ति सर्किट, सिख सर्किट, तो ये सर्किट्स हैं आपके। अब इन सर्किट्स में प्रॉपर उस चीज से थीम बेस्ड रिलेटेड सर्किट्स हैं, तो उसका डेवलपमेंट करने की बात यहां पर की गई है कि ऐसे थीम बेस्ड डेस्टिनेशन को आप क्या करो, प्रमोट करो। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव के साथ आप लोगों की याद रखेंगे। न्यू टूरिज्म पॉलिसी आपको देखने को मिल रही है, पेपर में आ जाएगा, इसमें से कौन सा इसका फीचर नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूं कर देंगे। टाइम पीरियड भी आपके सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और पॉलिसी है हमारे पास, बिहार टूरिज्म एंड मार्केट पॉलिसी 2024। कुछ नहीं है इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। देखो यहां पर सिंपल मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझें। बिहार राज्य के अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो मार्केट इंटीग्रेशन है, बाजार एकीकरण को बढ़ावा देने की बात की गई है। बात समझ में आई? और यहां पर ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे बिहार को आज की डेट में कल्चरल, इकोलॉजिकल, हेरिटेज टूरिज्म बनाया जा सके। बिहार को आज की डेट में सांस्कृतिक, पारिस्थितिक विरासत पर्यटन का क्या बनाया जा सके, केंद्र बनाया जा सके। तो इसको लेकर यह पॉलिसी लाई गई है। और यहां पर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हम सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट करें, सतत पर्यटन का विकास किया। ऐसा ना हो कि कल की डेट में इसका पर्यटन का विकास कर रहे हो और
बाकी चीजें आप खराब कर रहे हो। भाई टूरिज्म विकसित करना है तो नेचुरल रिसोर्सेज को कुछ ना हो, है ना, पर्यटन स्थल से किसी चीज को दिक्कत ना हो, पर्यटन स्थल आप स्थापित भी करो, उससे इकोनॉमी भी इनहेंस करे। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ, यानी कि सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव के साथ, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन को यहां पर बढ़ाया जाए, ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बिहार बन सके, इसके साथ इस पॉलिसी को आप लोगों की लाया गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी, याद रखें। तो इसके की फीचर्स क्या है? इसके की फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अवसंरचना विकास की बात कर रहे हैं, हेरिटेज यहां पर प्रिजर्वेशन की बात की जा रही है, यानी कि यहां पर जो बिहार का रिच कल्चर और हिस्टोरिकल हेरिटेज, जिसमें बौद्ध गया साइट्स है, नालंदा, राजगीर, इन सबको यहां पर हम प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, है ना, विरासत स्थल को। इसके साथ साथ ट्रिपल पी, बिहार में इन्वेस्टमेंट्स इतने ज्यादा नहीं है, तो ट्रिपल पी के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टूरिज्म सेक्टर में आए और यहां पर अच्छा खासा टूरिज्म सेक्टर आगे की ओर अग्रसित हो सके, याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा मार्केटिंग एंड प्रमोशंस को भी फोकस कर रहे हैं, हर तरीके से हम सोशल मीडिया पर दोस्तों मार्केट कैंपेन लॉन्च कर सकें, बिहार के बारे में दुनिया को बता सके। तो वर्ष यहां पर बिहार टूरिज्म एंड मार्केट पॉलिसी का की फीचर समझ में आ गया आप लोगों को? यस और नो बोल दो एक बार। और इसके अलावा आप लोगों को यहां पर जो टूरिज्म पॉलिसी है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको और एक छोटी छोटी चीजें बता देता हूं। देखो यहां पर बिहार राज्य सरकार के द्वारा टूरिज्म डेवलपमेंट को लेकर 2022-23 में कुछ स्कीम्स अप्रूव की गई हैं। तो वो कौन कौन सी स्कीम्स अप्रूव की गई हैं इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ब्यूटिफिकेशन ऑफ पॉन्ड नियर प्रकाश पुंज इन पटना साहिब आपको देखने को मिला। इसका मतलब यह हुआ कि भैया जो पटना साहिब में प्रकाश पुंज के समीप जो तालाब है उसके सौंदर्यीकरण, तालाब के चारों ओर मार्ग निर्माण के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने खर्च किए हैं, आवंटित किए हैं। इसके द्वारा राज्य सरकार ने बक्सर जिले में ब्रह्मेश्वर टेम्पल के लिए 8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इसके अलावा थावे मंदिर के कायाकल्प के लिए 28.97 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसके अलावा यहां पर कौन कौन से प्रोजेक्ट बिहार सरकार के कंप्लीट हो चुके हैं 2022-23 में? तो बिहार सरकार ने दोस्तों सर्वप्रथम जहानाबाद जिले में जो बीबी कमल टॉम है, यानी कि जो मकबरा है, उसको विकसित किया। इसका व्यय 5 करोड़ के करीब था, ठीक है, याद रखें। और वाणावर में यहां पर आप देखोगे तो 7 करोड़ की लागत से धर्मशाला का निर्माण करवाया, ठीक। इसके अलावा और क्या काम किए गए? दूसरे यहां पर सीतामढ़ी जिले में 10 करोड़ रुपए का व्यय किया गया और पुनौरा धाम में पर्यटक सुविधाओं के विकास और सौंदर्यीकरण पर काम किया गया। तीसरा है कि पटना में सिख विरासत और अनुसंधान केंद्र का निर्माण करवाया गया। बात समझ मारी नहीं समझ मारी? तो ये सब काम दोस्तों किए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा। इसी तरीके से बिहार सरकार ने दोस्तों टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाने के लिए, उसको बहुत अट्रैक्टिव, एक्सेसिबल बनाने के लिए रोप वे कंस्ट्रक्शन शुरू किया, समझ रहे हैं। और सबसे पहले रोपवे, अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो ये आपका राजगीर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट्स में, और एक आपकी कौन सी हिल है आप सब जानते हैं दोस्तों, मंदार पर्वत पर रोपवे का निर्माण करवाया गया है। ये भी आप अच्छे तरीके से जानकर चले, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट बिहार स्कीम। इससे ज्यादा दोस्तों स्कीम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है भाई। जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक को यहां पर आप शेयर कर दें। और जिन बच्चों ने क्लासेस को अच्छे से सुना है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ दिमाग में बैठ गया होगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत कुछ यहां पर अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, समझ लो। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अच्छे तरीके से चीजों को रिवाइज करें और समझने की कोशिश करें, ठीक। एक बार जल्दी से मैं आपको इंपॉर्टेंट स्कीम्स बता देता हूं, क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, जल्दी से देख लीजिएगा। तेरी से स्कीम्स मैं आपको बता रहा हूं, उसको जरा देख लें, ठीक, जरा देखो जल्दी से। एक आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 7 निश्चय पढ़ना ही पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पर ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जरा एक बार देख लें सब लोग। 7 कमिटमेंट्स के बारे में जो मैंने बताया है उसको जरूर देख लें एक बार, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं।
इसके अलावा फिशरी सेक्टर के लिए चॉल डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, एक बार इंपॉर्टेंट है। एनिमल शेड स्कीम आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर रोड मैप, ये पढ़ना ही पढ़ना है आप लोगों को। एक आप लोगों की ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना। जल जीवन हरियाली कैंपेन, दिस इज इंपॉर्टेंट। वेदर मोबाइल ऐप इंपॉर्टेंट है। ये देख लेना एक बार। जो इंपॉर्टेंट है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो भाई। सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं आपको। बियाडा लैंड एलोकेशन पॉलिसी, दिस इज इंपॉर्टेंट। अरे यार फिर गड़बड़ हो गई क्या, पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती है बीच बीच में। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो मैंने आपके साथ कवर की हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं चीजें समझ आ गई होंगी। इसको रिवाइज करें और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। बाकी इसके जब पेपर होगा तो उससे 10-15 दिन पहले मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह सब करवा दूंगा, ठीक है। और अभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके साथ कवर करवाए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं, कोई इशू आप लोगों को नहीं हो रहा, पक्का। तो अब आपसे हम कब रूबरू करेंगे, तो अब आपसे रूबरू किया जाएगा दोस्तों कब, कल देखते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप इसको पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।